Is she both a signing rapper? The champ is here. Is she Patel? Education lab. Yeah. Swapnil Patni. Come on. Hey, Harley. Hey, Chintu. स्वप्नील मेरा नाम, मेरे बड़े बड़े फैन है। आज जो मैं हूँ मॉम डैड की ये देन है। आईटी का सहारा और एसएम का है साथ। जिंदगी मेरी मैंने कर लिया बात। मेरे लेक्चर सुन लोग सीए बन जाते हैं। मोटिवेशन सुन अपनी जिंदगी बनाते हैं। कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, इसका के स्टार माने जाते हो। फाइनल को आप लॉ पढ़ाते हो, उसमें बच्चों को रैंक दिलाते हो। ये ए हावली कम आओ सुनाऊं तुम्हें अपनी कहानी। जहां मैं हूँ स्वप्निल अंकिता मेरी रानी। शुरू की मैंने पुणे से कहानी। खोला 130 सेंटर जिससे निकले हैं रैंकर। सीना मेरा वो चौड़ा कर जाते हैं। लॉ में जब 85 लेके आते हैं। हाँ जी लॉ में जब 85 लेके आते हैं। ए चिंटी yeah. You want me to study at home. You want me to study at home. By my pen drive, my CDs. By my pen drive, my CDs. Yeah. अंकिता मेरा बड़ा साथ निभाती है। इंटर को वो लॉ पढ़ाती है। बच्चों को मेमोराइज कराती है। थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब बच्चे खुश हो जाते हैं लॉ में जब हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं। ये कम खुद की खुदाई और रब की दुहाई है। यूट्यूब में 30 लाख व्यू आई है। एसपी क्लास पूरे देश में छाई है। ये आज देश में छाई है। थोड़ा यूनिक और थोड़ा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं यंग सुपरस्टार हूँ। आओ ना आओ मेरे क्लास में आओ, आके अपना फ्यूचर सीए में बनाओ। ये मैं तुम्हें बड़े मजे कराऊंगा। आंटी का नाम लेके तुम्हें सताऊंगा। हाँ जी सबको सताऊंगा। मजे में तुम पढ़ जाओगे। सीए में अब रैंक लेके आओगे। मेरे कलर बुक अब मेरी पहचान है। नोट हाँ जी बच्चों की जान है। स्वप्निल का अब इंडिया में नाम है। हाँ जी क्यों इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। मेरे पास आओ तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। जीने का अब सहारा बन जाऊंगा। चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे। ये चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे। सीए बन के मुझे थैंक्स बोलने आओगे। ये स्वप्निल पत्नी ए डोगले। सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसा महसूस कर रहे हो आप? अरे कैसा महसूस कर रहे हो? कैसा रहा आपका ऑडिट का पेपर? मैंने सुना बहुत ही वाहियात था। अच्छा बहुत अच्छा रहा। क्या बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अब इस अटेम्प्ट में पास होना ही है ना? और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईटीएसएम पेपर जो परसों होने वाला है ना? और कुछ ऐसे भी लोग यहां पे जिनको ये लग रहा है कि सर एडवांस अकाउंट्स और मैं ऑडिट का अगर पेपर का दोनों का कैलकुलेशन कर लूं तो मेरा जो स्कोर है वो 90 के ऊपर बढ़ता ही नहीं। मतलब सारा भरोसा जो है वो आईटीएसएम से ही है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे यकीन है आप 60 से ऊपर आपको आईटीएसएम में आ ही सकते, पर सिर्फ ये रिविजन लेक्चर अच्छे से करने के बाद। तो इसलिए आप सभी का ध्यान होना चाहिए। ऐसा है एक्चुअल में कि हमेशा देखता हूं मैं एडवांस अकाउंट्स में और ऑडिट में होता है, दोनों में से एक पेपर बिगड़ जाता है। वो आईसीआई का आप नहीं बिगाड़ते हो, आईसीआई बिगाड़ता है। उनका स्ट्रैटेजी होता है, कभी एडवांस अकाउंटिंग डिफिकल्ट निकालते हैं तो कभी ऑडिट है। तो यदि आपका एडवांस अकाउंट या ऑडिट कोई भी पेपर खराब गया तो थोड़ा शोक मनाने की जरूरत नहीं है। हर बार का है, हमेशा देखता हूं मैं। आईसीआई को बजाने का तरीका होता है, तो दोनों में से एक को बजाती है। पर अगर आपको 60 चाहिए, मतलब ये आईटीएसएम का पेपर ही है जो अब डिसाइड करेगा कि आपको सेकंड ग्रुप में पास होना है या नहीं होना। बोलो भाई। मतलब ऐसा समझो 45 ओवर्स की मैच हो चुकी है, 5 ओवर्स बचे और उसमें आपको 60 रन बनाना है। तो इसीलिए आपको आईटीएसएम में बहुत जोरदार खेलना जरूरी है एवरीबॉडी।
तो आपको ये पेपर में अब कैसा है कि अभी आखिरी के 48 आवर्स है, आपको पता होगा परसों के बाद में आपकी जिंदगी कितनी आजाद हो जाएगी। इसके बाद में आपको कोई भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 3 साल बाद आपकी सीए फाइनल की एग्जामिनेशन होगी, मतलब आपकी जिंदगी लॉटरी लगने वाली सिर्फ 48 घंटों बाद। यदि आपका आईटीएस पेपर अगर खराब जाता है इस वक्त, तो आपकी छुट्टियां बर्बाद हो जाएगी। आपकी छुट्टियों की हर दिन की रात जब होगी, आपके सपनों में आईटीएस का पेपर आएगा। तो इसीलिए मेरी सच में सारी छुट्टियां बिगड़ जाती है। अगर आपका पेपर बिगड़ा हुआ है, आपको लगता है मैं फेल होने वाला हूं, तो आपको हमेशा यही लगता है यार वापस जिस दिन रिजल्ट आने की उम्मीद होती है नहीं, उम्मीद कब होती तब थोड़े से पास होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं आईटीएसएम में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बुक के बाहर आएगी। सबसे बड़ा जो फायदा जो है आईटीएसएम को पेपर को लेकर है कि नथिंग विल कम बियॉन्ड द बुक। ये कोई एडवांस अकाउंट नहीं जो जहां पे कोई भी टाइप का क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ये ऑडिट नहीं जहां पे कोई भी केस स्टडी पूछा है। ये आईटीएसएम है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं परसों के दिन, वो ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे? जो हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं, उसके बाहर कुछ आएगा नहीं। इसीलिए मेरा यह बोलना है कि जितने भी पाप अपने पहले पेपर्स में की है, वो सारी पाप को धुलने का सही समय आ चुका है। इसीलिए मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आईटी के इस रिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़े, और उसके ठीक बाद हम लोग एसएम का भी रिवीजन करेंगे। फिर आप पूछेंगे ये आईटी एसएम का रिवीजन कितने देर तक चलेगा? लगभग 7 घंटों तक चलेगा, राइट? आईटी और एसएम दोनों का मिला के। तो आज रात जब अभी तो 5:45 बज रहे, राइट? कितने बजे? 5:50 हो रहे हैं। तो ये लगभग 7 घंटे का प्रोग्राम है। तो 11 से लेकर 12 तक आप घर वालों को बोल दीजिए कि आप घर पे आज जल्दी से, इंतजार करने की जरूरत। आइए पढ़ते हैं। सो पहला चैप्टर हमारा टारगेट है कि हर एक 45 मिनट्स में और 50 मिनट्स में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, राइट एवरीबॉडी? सो आई एम गोना स्टार्ट विद व्हाट आपको पता होगा आईटी के सारे चैप्टर्स का वेटेज एक समान होता है और हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस एक समान है। चैप्टर 1 की बात बताऊंगा। चैप्टर 1 में अगर फ्लो चार्ट आता है तो चैप्टर 1 सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आएगा, और चैप्टर 1 में अगर फ्लो चार्ट नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी जो है वो पूरे 12 मार्क्स के लिए आ सकती है। हर चैप्टर 12 मार्क्स के लिए होता है, बिकॉज 60 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 50 आपको सॉल्व करना होता है। हर चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में होगा। तो आइए सबसे पहले 12 मार्क्स आपके सामने ये रहे, आप चैप्टर 4 के साथ में, है ना? और मैं आपको एक बात, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, सारी जो चीजें मैं चार्ट से पढ़ाऊंगा। पहली बात तो जितने भी लोग मेरी बैच की उनके उसमें चार्ट्स तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और जिनके पास चार्ट्स नहीं है वो मेरे वेबसाइट पे जाकर क्लिक करके सारे चार्ट्स डाउनलोड करें और लेक्चर्स के साथ साथ में उसका इस्तेमाल करें। बिकॉज आज मेरे पास वो वक्त नहीं है कि मैं आपको मेन बुक से पढ़ाऊंगा। अगर मेन बुक से पढ़ाऊंगा 4 घंटे में सिर्फ एक ही चैप्टर होगा, राइट? आज मुझे स्पीड की जरूरत है, और स्पीड आ सकती है सिर्फ चार्ट से। इसका ये मतलब नहीं हम लोग पॉइंट्स छोड़ देंगे, हम ऑलमोस्ट हर कोई चीज करेंगे, पर चार्ट से आपको पता है 3 या 4 पेज में आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो आपके सभी के चार्ट्स खुले हुए हैं? गाइस कम ऑन, आप सभी के चार्ट्स खुले हुए हैं? ओके फाइन, काफी जोश दिख रहा है आप में। शायद से ऑडिट का पेपर बहुत ही अच्छा गया आपका। सो एवरीबॉडी आर यू देयर? कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आर यू देयर? सो सबसे पहले वार्म अप चैप्टर को लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 ये रहा आपके सामने। अब चैप्टर 4, कम ऑन एवरीबॉडी, चेक इट आउट बेबी, कम ऑन। आज सभी जानते। और एक चीज, एक सूचना, इससे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, फिर से एक सूचना आपको बताइए, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो मतलब आपका थोड़ा सा भी ध्यान हट गया तो समझ जाना वो क्वेश्चन आपकी नजर से हट रहा है जो कल एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। इसलिए हर कोई क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, और आज का रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि आज जो हम लोग कर रहे हैं वो 48 घंटों के अंदर आपके एग्जामिनेशन में पूरा के पूरा याद आएगा। मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान लगा के पढ़ना है। और हां, जब भी आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको मैं बोल रहा हूं बाकी लोग आ रहा है पर आपको नहीं आ रहा, बिकॉज आपने बहुत दिनों से उसको पढ़ा नहीं, तो आपको स्पेशली उसको मार्क करना है ताकि घर जाकर आप उसके ऊपर ध्यान से पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे लेक्चर होने के बाद में आपको यही समझ आ रहा कि मेरा अच्छा क्या था और बुरा क्या था। क्योंकि हम चाहते कल जब आप रिवीजन करोगे एग्जामिनेशन के पहले, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है, ताकि हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें जो हमारा वीकनेस वाला एरिया है। एवरीबॉडी, सो प्लीज आपके पास में पेन होना चाहिए, बुक होना चाहिए, और जहां जहां पे आपको लगता है वीकनेस है तो आप W जरूर लिख दीजिए, और जो स्ट्रेंथ है उसमें लिखने की जरूरत है। ओके फाइन, गाइस एवरीबॉडी। अच्छा, इस रिवीजन का फायदा क्या होगा? आपको जब कल एग्जामिनेशन से पहले पढ़ना होगा तो यू विल गेट टू नो कि मुझे कौन से चैप्टर पे कितना टाइम लगाना है। क्योंकि वरना अगर मान लीजिए ये मैं अगर एग्जामिनेशन के पहले वाला रिवीजन नहीं लेता हूं तो पता है लोग करते क्या है घर पे जाके? कुछ नहीं करते, क्योंकि एग्जामिनेशन से आदमी थक कर आता है। 6 बजे तक तो उसका वैसे ही टाइम पास होता है, और 6 बजे के बाद में फिर वो आता है, फिर लोगों से फोन लगाता है, फिर वो एग्जामिनेशन के पेपर चेक करता है कि मेरा ऑडिट का पेपर कितना गया, कितना स्कोर आ गया। स्कोर 39 के ऊपर आता नहीं है
फिर बाद में सबसे फोन पे बात करता है, तेरा पेपर कैसे गया, तेरा पेपर। ये सब टाइम पास बचाने के लिए हमने एक टाइम को चुना है जो वैसे भी वेस्ट होने वाला था। राइट एवरीवन? जी हां। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, और प्लीज सतर्क रहना, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर मार्क जरूर करना, ताकि कल पढ़ते समय आपको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत फायदा होगा। राइट? ये लेक्चर उनके लिए भी जिन्होंने मेरी क्लास की, उनके लिए भी है जिन्होंने मेरी क्लास नहीं की। पर मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं कि एक बार पढ़ा हुआ है। अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। मतलब ऐसा मत समझना, जो लेक्चर जो है मेरे 110 घंटे में जो मैं आईटी पढ़ाता हूं, आज मैं एक प्रयास करने जा रहा हूं कि मैं 4 घंटे में पढ़ाऊंगा। तो आप समझो किस तरह के रफ्तार की जरूरत मुझे होगी। राइट? तो स्टे ट्यून गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। ये क्या है? हट जा। ओके गाइस, नाउ चेक इट आउट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। आर यू देयर एवरीबॉडी? कम ऑन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। बताओ बच्चों, ये सॉफ्टवेयर बना किसके लिए? बॉटम लेवल या टॉप लेवल के लिए? बताइए। आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एडमिशन लेने आते हो और मैं आपका एडमिशन करता हूं तो मतलब टीपीएस यूज कर रहा हूं या एमआईएस यूज कर रहा हूं? और मुझे अगर वाइज रिपोर्ट चाहिए तो मैं टीपीएस यूज कर रहा हूं, एमआईएस? अगर दुनिया में दोस्तों जब भी किसी मॉल में जाएंगे, जब भी किसी शॉप में जाएंगे, जब भी आप कुछ भी बाय करते हो किसी वेबसाइट से भी, तो जो भी बिलिंग हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर बिलिंग कर रहा है, बताओ उसका नाम क्या है? ट्रांजैक्शन। अब बताओ टीपीएस का होना जरूरी है कि नहीं? अब बताओ, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी आएगा, आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लिया, डू यू थिंक आई नीड टू रिकॉर्ड योर ट्रांजैक्शन? क्या होगा अगर आपका ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया? मुझे समझेगा ही नहीं कि मेरा धंधा कितना हुआ, मुझे टैक्स कितना पे करना है। क्या आपको नहीं लगता इसका रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है? अरे बोलो साहब। इसीलिए अगर रिकॉर्डिंग होना जरूरी है तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की भी बहुत। दैट्स ऑल। अगला सवाल। ये आपके सामने टीपीएस तो आपको समझ ही गया, राइट? क्या मैं एटीएम का एग्जांपल ले सकता हूं इसके लिए? एटीएम को मैं टीपीएस कह सकता हूं? बताओ बच्चों, टैली क्या है? मतलब टैली एमआईएस है या नहीं है? सर, कोई भी सॉफ्टवेयर जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है उसको टीपीएस कहते हैं, पर कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको रिपोर्टिंग देता है, आपको डिसीजन लेने के लिए वाइज रिपोर्ट देता है, आपको स्टेट वाइज रिपोर्ट देता है, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देता है, आपको गुड्स वाइज रिपोर्ट देता है, आपको इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स वाइज या सब्जेक्ट वाइज या इनकम वाइज, जो भी वाइज चाहते हो वैसे रिपोर्ट देता है ताकि हम लोग डिसीजन ले सके। उसका नाम होता है, बोलिए साहब, अरे बोलो जल्दी से। तो बताइए, अगर दुनिया में टीपीएस ही नहीं होता तो एमआईएस होता क्या? मतलब मैं ट्रांजैक्शन जो लिख रहा हूं वो टीपीएस से होता है, और जब वाइज रिपोर्ट मिलती है वो किससे होता है? बताओ कौन किसके ऊपर निर्भर है? आपका ध्यान होना चाहिए। आपको यहां पे शोक सभा में नहीं बैठे हो, आपको पूरे समय सतर्क होना है। एग्जामिनेशन आपकी है कि मेरी? हाँ, तो इज्जत दो। चलो आ जाओ बच्चों, इधर देखो। आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए सिवाय मैं, आईटी और आप तीनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इधर देखो मेरे पास, आंखों में देखो मेरी। आप बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं? टीपीएस के अंदर अगर मैं बोलता 4 एट्रीब्यूट्स है तो बताओ 4 बच्चे कौन से? HEAT हीट, H फॉर व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी, E फॉर व्हाट, कम ऑन, अरे A फॉर व्हाट, कम ऑन, एंड T फॉर व्हाट, वन मोर टाइम, H फॉर व्हाट। इसका मतलब होता है कि टीपीएस में चाहे कितने भी ट्रांजैक्शन दे दो फिर भी उसकी रफ्तार दोस्तों कम नहीं। ऐसा टीपीएस होना चाहिए। E फॉर व्हाट, कम ऑन। इसका मतलब होता है कि चाहे जितने भी ट्रांजैक्शन हो सबके फॉर्मेट वहां पे A फॉर व्हाट, कम ऑन ना। मतलब एक्सेस शुड बी गिवन टू ओनली एंड ओनली व्हाट, एंड दैट पर्सन इज नॉट ऑथराइज एक्सेस को टीपीएस का। जैसे एग्जांपल, एटीएम में अगर पासवर्ड नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं मिलता। T फॉर व्हाट, कम ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस, कम ऑन। वहां पे कंप्लीटनेस भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। मतलब कोई भी टीपीएस हो, अगर आपने मैंडेटरी फील्ड नहीं दिया तो रिजेक्ट करना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर की फील्ड अगर 10 की होगी और आपने सिर्फ 9 ही लिखा तभी भी रिजेक्ट होना चाहिए। एवरीबॉडी बोलेंगे फिर से एक बार, H फॉर व्हाट, कम ऑन, E फॉर व्हाट, A फॉर व्हाट, कम ऑन, एंड T फॉर व्हाट। वन सेकेंड दोस्तों, बताएंगे एसिड, एसिड नाम का क्वेश्चन आपने देखा होगा। A फॉर व्हाट, C फॉर कंसिस्टेंसी, I से आइसोलेशन, D फॉर। एक बात पूछो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप अगर आपस में बात करते हो आपका नुकसान है, मेरा नहीं है। 4 घंटे में मैं उतना पढ़ाऊंगा जो आप एक दिन भर में भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना? इज्जत दो मुझे। A फॉर व्हाट, कम ऑन। एक तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए, वरना ट्रांजैक्शन ही एटीएम से एक तो पैसा निकलना चाहिए या तो फिर नहीं निकलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं चाहिए पैसे निकल गए और मेरे नाम पे डेबिट नहीं हुआ।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डेबिट हुआ, इधर इट शुड बी फुल और नल। सी फॉर व्हाट, कम ऑन। मतलब जो भी दायरा, जो भी नियम आपने बना के टीपीएस में रखे, अगर बोलोगा टीपीएस में मोबाइल नंबर सिर्फ 10 डिजिट के होना चाहिए, अगर 10 डिजिट के अगर 9 का आया और 11 का आया तो वो डिजिट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। उसको बोलते कंसिस्टेंसी, उसने नियमों का पालन करना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अरे किसकी बात कर रहा हूं? टीपीएस के कंसिस्टेंसी की बात करो। आई फॉर व्हाट? बस समझा नहीं इसका मतलब क्या है? साहब यहां पे लिखा है जिस समय डेबिट होता है उसी समय पे तुरंत ही क्रेडिट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एटीएम से पैसे तो निकाल लिए और आपके नाम पे 3 दिन बाद डेबिट हो। भाई और बहनों, अगर ऐसा ही होता गया तो वह आदमी एटीएम से कहीं और जाएगा नहीं। ऐसे लोग बहुत है दुनिया में, है ना बेटा? बोलो बच्चों, डी और क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब बताइए साहब। एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, nobody should be able to undo। मतलब ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी अनडन। ऐसा नहीं होना चाहिए पैसे निकाले अपने एटीएम से 10,000, बोल अंडू, ए भूल जा। किसको भूल जा? ऐसा नहीं होगा। आपने अगर पैसे निकाले हैं तो आपके नाम पे जो डेबिट हुआ दोस्तों, वो फिर से कंट्रोल जेड करके अंडू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही अंडू होते गया दोस्तों तो पैसे निकालने हमने हर आदमी अंडू करके जाएंगे ही जाएगा। अरे कुछ लोग तो जाएंगे नहीं, वही रुकेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी अनडन, शुड नॉट अंडू, शुड नॉट बी अनडन। एवरीबॉडी गॉट इट? बताएंगे फिर से एक बार ऐसी। ए फॉर व्हाट, कम ऑन। सी फॉर व्हाट, आवाज नहीं। आई फॉर व्हाट, डी फॉर व्हाट, कम ऑन। दोस्तों फिर से एक सवाल आपके सामने। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल से, साइकिल अब की बार मैंने सिस्टम नहीं बोला। क्या लिखा है देखो बच्चों, अगर मैं टैली का एग्जांपल ले लूंगा तो क्या टैली में डेटा एंट्री होती है? क्या टैली में एंट्री के बाद में पोस्टिंग, समराइजिंग, सॉर्टिंग होता है? क्या मैं उसी का नाम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कहता हूं? बोल रहे भी नहीं आप। ये जो मेरे चार्ट से उसका लिंक मैंने फेसबुक पर भी डाल रखा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पर आपके सामने चार्ट होना जरूरी है ना, वरना आपको डोगलो समझेगा कुछ नहीं। डी फॉर ये डेटाबेस पॉइंट नंबर 3 क्या है बताओ? आपने पोस्टिंग, समराइजिंग कर दी तो आपको क्या लगता है उसका डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए? क्यों नहीं होगा सर? आप बताइए, अगर डेटाबेस ही नहीं होगा तो बाद में वाइज रिपोर्ट कहां से मिलेंगे या बाद में रिपोर्ट कहां से मिलेंगे? क्या आपको लगता है टीपीएस का डेटा जो रिकॉर्ड होता है तो वो स्टोर होना चाहिए? मतलब एटीएम से पैसे निकाले तो आपके नाम पे वो स्टोर होना चाहिए? नहीं होगा तो क्या होगा सर? आप सोचिए, कल से क्या आपने मिनी स्टेटमेंट मांगा, हे एटीएम मिनी स्टेटमेंट तो देगा या नहीं देगा? नहीं देगा अगर डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ है। एबल टू अंडरस्टैंड? एसिड वन मोर टाइम, ऐसी बोल रहे साइकिल। 4 पॉइंट बताएंगे। पहले टैली में डेटा एंट्री होता है, फिर पोस्टिंग, समराइजिंग होता है, फिर टैली का डेटा स्टोर होता है, और चौथे पॉइंट में लिखा है हम जिस तरीके के रिपोर्ट चाहते हैं। क्या टैली से भी हमें जिस तरह के रिपोर्ट चाहिए मिलते हैं क्या? भाई मुझे बैलेंस शीट दे दो, भाई इस महीने का सेल दे दो, या इस महीने का परचेज दे दो, होता है ना? दैट्स ऑल। इसी तरह से 3 क्वेश्चन हमने टीपीएस से खत्म किए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, ओएएस के नाम से, ऑफिस ऑटोमेशन। आप सभी को पता है इस चैप्टर में 14 से 15 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूं। आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, बिकॉज मैं आज मेरी रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आपका ध्यान 100% मेरे पास होना चाहिए। कुछ भी अगर चल रहा है तो आपको बहुत कुछ छूट जाएगा। आपके 10 मिनट में मैं बहुत आगे चला जाऊंगा, वो चैप्टर की लग जाएगी खड़े खड़े। ओएस का लॉन्ग फॉर्म ऑफिस। अगर मेरे ऑफिस के अंदर कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं जिसके से मेरी स्पीड, एफिशिएंसी, कॉस्ट, एफर्ट्स, चाहे वो कंप्यूटर हो, बोलो ना ऑफिस में क्या होता है? प्रिंटर, कंप्यूटर, एक्सेल, वर्ड, स्कैनर, ईमेल, इंटरनेट, कैल्सी, चाहे वो सीसीटीवी, चाहे बायोमेट्रिक डिवाइस, कोई भी चीज हो जो इंसानों की मेहनत को, उसका नाम होता है ओएएस। दोस्तों आप सभी जानते हो एग्जाम्पल मैंने कवर कर ली है, पर उसके पहले एक क्वेश्चन और भी है। ऑफिस के अंदर जो ओएएस के अंदर 4 एक्टिविटीज लिखी है, क्या आपको वो एक्टिविटीज दिख रही है? बताओ सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी लिखी है? इसका मतलब ये लिखा है कि ऑफिस के अंदर कौन से 4 काम चलते हैं। क्या ऑफिस के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं?
बता कौन सा OAS यूज होते हैं इधर से उधर भेजने के लिए? ईमेल। नंबर 2 में क्या लिखा है बताएंगे आप लोग? CA फर्म में डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं? सर डॉक्यूमेंट्स को हम लोग लैन में रखते हैं या फिर क्लाउड पे भी रख सकते हैं। तो लैन और क्लाउड क्या बन गया? OAS। अभी सवाल क्या ये नहीं पूछा कि OAS क्या, ये पूछा है कि ऑफिस में काम क्या चलते। बताओ क्यों पूछा होगा ऐसे? क्योंकि ऑफिस में जो काम चलते हैं, नहीं जो काम चलते हैं, बोलो ना आगे, जो काम चलते हैं वो काम के लिए अगर आपने कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाया तो मतलब समझ जाना वो OAS है। तो ऑफिस के अंदर 4 काम चलते हैं। तीसरा काम कौन सा है? अरे इतने हजारों रोज हम लोग जो एक्सेल में जो करते हैं, इतना सारा कैलकुलेशन करते हैं, वो भी तो काम होता है ना ऑफिसेज में। बहुत सारा कैलकुलेशन होता है ऑफिसेज के अंदर, राइट? हजारों लाखों रोज होती है। बताएंगे 3 साल बाद ऐसा होता है, 6 साल तक मेरा इतना सेल था, अब बताओ अगले 3 साल में मेरा कितना सेल्स होगा। तो आपको 6 साल का डेटा लेना पड़ेगा, नंबर क्रंचिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसे समय पे एक्सेल आएगा, बराबर है? तो एक्सेल क्या बन गया आपके लिए? OAS। नंबर 4 क्या लिखा है? क्या रे बच्चों, मीटिंग करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर होता है? सर स्काइप होता है, स्काइप से मीटिंग कर सकते हैं। प्लानिंग करने के लिए आजकल कैलेंडर वगैरह सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आपके लिए OAS बोलकर यूज किए जा सकते हैं। बताएंगे कौन से 4 एक्टिविटीज ऑफिस में होते हैं? नंबर 1 इंफॉर्मेशन उधर उधर भेजना। नंबर 2 एडमिन डॉक्यूमेंट्स को संभालना। तीसरी बात बहुत सारा कैलकुलेशन करना। और चौथी बात, ये 4 एक्टिविटीज के लिए जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज करोगे उसका नाम हो जाएगा OAS। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से। बताओ बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? एनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल which converts, come on everybody, which converts data into information is called as information। अरे कोई भी इस चैप्टर का हर कोई कॉन्सेप्ट वही तो है, TPS, MI, DSS, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कोई भी ऐसा हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, डेटा, पीपल, ऐसे 5 कॉन्सेप्ट को मिला के वो डेटा को अगर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका नाम क्या देंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम। बोलो वापस एक बार, एनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल कन्वर्ट्स डेटा इनटू इज कॉल्ड एज व्हाट? सर मतलब टैली भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है? क्या टैली में हार्डवेयर होता है? हाँ, टैली में हार्डवेयर, टैली में सर वो जो कंप्यूटर होता है ना वो हार्डवेयर। हाँ, टैली क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा। अब डेटा, टैली में डेटा होता है सर, जर्नल एंट्री। पीपल मतलब हम लोग जो यूज करते हैं या फिर जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होगा। और नेटवर्क कभी कभी लग सकता है इधर से उधर भेजने के लिए। मतलब टैली जैसा सॉफ्टवेयर को भी हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। एग्जामिनेशन में 2 सवाल पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला तो क्या, और ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बताएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाजू में लिखे देखो 5 कंपोनेंट्स बताएंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। बस संभालिए अपने आप को, बड़ा एग्जामिनेशन परसों है ना, पास हो ना? हाँ चला जाओ। दोस्तों आप सभी जानते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं। ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, नॉलेज लेवल, ऑपरेशनल लेवल, लेवल। क्वेश्चन क्या है? आ गए मेरी मौत का तमाशा दो। दोगलो आपको यह पता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या है? ये मालूम है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 लेवल्स या 4 टाइप के सिस्टम्स होती है। वैसे दुनिया में 4 टाइप के लोग भी होते हैं, उनका नाम भी यही है। और वो हर टाइप, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक एंड व्हाट, जो नॉलेज, 4 टाइप के लोगों के लिए 4 टाइप की इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा टीपीएस किस टाइप का सिस्टम है? अरे ऑपरेशनल या मैनेजमेंट? अच्छा बताओ ईएस किसके लिए बना हुआ है? कौन बोला? स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक या मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक बोला ना। और अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है इसमें से
जो नॉलेज को स्टोर करता है, मतलब नॉलेज लेवल है। उसका एग्जांपल हुआ KMS। जानते हो KMS के बारे में? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई भी टाइप के मैनेजर्स को लगने वाली नॉलेज को स्टोर करे, उसका नाम है KMS। एक बात पूछूं, MIS कौन है? MIS कौन? मैनेजमेंट। TPS कौन है? मतलब आपको मैंने क्या समझाया कि ये सॉफ्टवेयर कौन से टाइप के लोगों को यूज कर सकते हैं या फिर उसका नाम क्या होता है। तो अगर मैं आपसे एक वापस से पूछूंगा, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बताओ जो डे टू डे काम करता हो, ऑपरेशन। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बताओ जो लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है। तो आपने स्ट्रैटेजी बोला। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो नॉलेज को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, सब में बांटता है, नॉलेज को बांटता है, KMS। बराबर है? ओके गाइस, इस पेज से हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, आएंगे 4.1.B, राइट? एवरीबॉडी आ जाओ। कहां पे हम लोग चेक करिए। दुनिया में दो टाइप के नॉलेज है, एक टैसिट है, एक एक्सप्लिसिट है। ऐसा कोई नॉलेज जिसको बयान कर सकते हैं, अंदर से बोलो दोस्तों, ऐसा कोई भी नॉलेज जो दुनिया को बयान कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं, अरे जिसको लिख सकते हैं, which can be expressed, which cannot be documented, cannot be written। अरे M.F. हुसैन का पेंटिंग है, क्या बोला आपने? किया? सर कुछ चीजों को सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, इट हैज टू बी महसूस, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड। जैसे ये चीज है, ये ICA का दिया हुआ मॉड्यूल है, ये महसूस करेंगे? पागल हो गए? हावले हो गए? इसको महसूस करता है, ढुकले पड़ता है। दोस्तों ICA का दिया हुआ मॉड्यूल एक्सप्लिसिट है या टेसिट है? कोई भी चीज अगर जो मैंने भी अपने किताब में चिंटी आपको जो दिया है, ये एक्सप्लिसिट है या टेसिट है? और अगर मान लीजिए सोनू निगम की जो आवाज है, बिकॉज उसके नॉलेज को और उसके स्किल को किसी और में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बराबर है? एक बात पूछूं, बोलो बोलो, पूछूं क्या? दोस्तों एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम KMS है। हाँ सर मालूम है, नॉलेज, लॉन्ग फॉर्म बोलेंगे नॉलेज। अच्छा आपको पता है आजकल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। जिस आदमी को मैंने छोटे से बड़ा किया मित्रों, वही आदमी जब नॉलेज का पूरी प्राप्ति होने के बाद में मेरी ऑर्गेनाइजेशन को धक्के मार के किसी और का होने जाता है। सोचिए दर्द तो तब होता है जब उसकी जगह पे कोई और आता है। उस आदमी को जीरो से सिखाओ। सोचिए मैंने पहले वाले में इतना वक्त इन्वेस्ट किया, क्या मिला मुझे? भाई और बहनों, क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, जो भी एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उन्होंने जितना भी नॉलेज जिंदगी में पाया हो, क्या हम उस नॉलेज का बैकअप लेकर KMS में डाल सकते हैं, ताकि कल से जो नया इंसान आएगा विल नॉट हैव टू टीच हिम फ्रॉम द स्क्रैच। एटलीस्ट बहुत सारी चीजें जो पहले वाले ने उसमें लिख के रखी है, उस नए वाले को रेडीमेड मिल जाएगी। एवरीबॉडी, इसी के लिए KMS का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी जानते हो दुनिया में वो कंपनी आगे जाती है जिसके पास में टैंजिबल असेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल रिलायंस, टाटा, बहुत लैंड, बहुत जमीन, बहुत क्या होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी मार्केट, सब कुछ है। पर कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जैसे गूगल, जैसे फेसबुक, दोस्तों जैसे एप्पल, जिसके पास में टैंजिबल कुछ नहीं है। इनटैंजिबल अर्थात नॉलेज के बुनियाद पर इन लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस मुकाम पर पहुंचा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम का निर्माण किया है। बताओ बच्चों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आज किसकी वजह से आगे जा रही है? ओनली ऑन द बेस ऑफ नॉलेज। क्या आपको पता है नॉलेज ऑल्सो मेक्स द डिफरेंस? अरे दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान बिल गेट्स, ही इज ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट? नॉलेज। ये विंडो कब पैदा होता है? नॉलेज की बाद में। ये MS ऑफिस कब आता है? तो बताइए, ऐसे नॉलेज को स्टोर करना जरूरी है कि नहीं? इसे दुनिया में सॉफ्टवेयर, उसका नाम क्या है? आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैंने MIS के बारे में बोला ही है, अब मैं DSS पढ़ाऊंगा। एक बात पूछूं? अरे बोल दो। उत्साह नहीं दिख रहा, आपको टेंशन भी नहीं लग रहा है। कभी कभी जिंदगी में सीरियस होना है, और वो 48 घंटे पहले तो बहुत सीरियस होना जरूरी है।
कौन ये? देखो मुझे उसका एडिक्शन है। बुलाता हूं, रुकिए। कम शक्कर कैसी लगे? कम शक्कर वाली चाहिए बेटा, वेटर समझ ली हमको। चलो अब अंदर से लाओ। एक चीज है मिस्टर पॉल, आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, देवी और सज्जनों, अगर मैं टैली को MIS कह दूं तो आपको क्या आपत्ति है? नहीं। क्या वो MIS भी है? टैली? सर क्योंकि वो वाइज रिपोर्ट देता है। दोस्तों मैंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉफ्टवेयर लगाया। आप जैसे छात्र पूरे भारत भर से उसमें एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो तो सर TPS हो गया। सर फिर आपका सॉफ्टवेयर MIS भी है? MIS आपका कैसे? क्यों? क्योंकि मैं यहां पे पूना में बैठकर भारत के 24 सेंटर्स मेरे चलते हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे दोस्तों वो दुबई का ब्रांच। क्या मैं सारे अपने आप को संभालिए, ज्यादा उत्साहित ना होना। आज एग्जाम आपको पास होना कि नहीं होना ढोकलो। कोई भी ब्रांच का कोई भी सब्जेक्ट वाइज में रिपोर्ट देख सकता हूं। सर इसका मैं तो सर्विस टैक्स का भी रिपोर्ट देख लेता हूं। भाई और बहनों मैं तो स्टेट वाइज भी रिपोर्ट देख लेता हूं। इसका मतलब मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो वाइज रिपोर्ट देने में भी कामयाब होता है। इसका मतलब मेरा सॉफ्टवेयर अगर आपने स्टूडेंट के एंगल से देखा है तो आपको TPS नजर आता है, पर मेरी आंखों में देखिए साफ आपको MIS नजर आ रहा होगा। दर्द नजर आ रहा है मेरी आंखों में। चिचोरा दर्द तो आपको होना चाहिए, मेरा सब हो गया अभी। आपकी आंखों में दर्द है, मेरी आंखों में कुछ नहीं है, सिर्फ MIS दिख रहा होगा। रुक दोस्तों, आपने मिस्टर पॉल के एग्जाम्पल को सुना होगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम हुआ करता था। जब तक दुनिया में दो टाइप के डिसीजन होते हैं, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने के लिए MIS नाकामयाब हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसके जवाब को MIS दे नहीं पाता। जैसे मैंने टैली सॉफ्टवेयर, टैली बोल कितना टैक्स देना होगा। टैली बोलता है देख इज्जत से बात कर, पहली बात आवाज नीचे करो, क्या चाहिए जो भी चाहिए सब मिलेगा, इज्जत से पूछो। पहले क्या पूछा आपने? टैक्स तो मिलता ही नहीं। बोले कुछ तो दे दे, जो भी देगी इतना जो है ना पैसे कितना साल भर में कमाया ये प्रॉफिट है। तो मैं ब्रांच वाइज प्रॉफिट चाहिए तो मैं दे दूंगा, तो मैं ईयर वाइज प्रॉफिट चाहिए। तो टैली ने यहां तक ही समाप्त कर दिया। मैंने कहा मुझे टैक्स कौन बोलेगा? हमसे मत पूछिए, इतनी खुजली है तो कुछ और यूज करिए। तो मैंने कहा टैली तुमसे काम नहीं हो रहा, शांत बैठिए दोस्त। कुछ भी बोल रहे हैं, छोड़ो मुझे नहीं सुनना ऐसी बातें। भाई और बहनों अगर इधर देखना, जितने भी लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनके सबके बॉस की कसम बताइए सर, नरने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए वो टैली का डेटा जब हम लोग टैक्स निकालना होता है उसको कहां भेजते हैं? एक्सेल पे भेजते हैं या टैक्स बेस पे भेजते हैं, राइट? कहीं भी एक्सेल पर भी भेजते हैं। वहां पे फॉर्मूला लगाकर हमें टैक्स की लायबिलिटी मालूम चलती है। तो जो काम टैली जैसा MIS न कर पाया दोस्तों, वो एक्सेल जैसा DSS कर पाया। इसीलिए तो कहते हैं DSS इज एन एक्सटेंशन ऑफ MIS। MIS आपको वही जवाब देगा जो उसके दिमाग में। आपने बल्टा आड़ा तिरछा कुछ पूछा तो वो बोलता भाई उसको लगने वाली सामग्री मेरे पास है, पर मुझसे जवाब की उम्मीद मत करना। जिज्ञासा आपकी ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूंगा जिसका नाम है मिस्टर पॉल। मिस्टर पॉल मेरे बचपन के दोस्त हैं। इन्होंने उनके शेयर्स बाय किए थे। कौन सी कंपनी थे वो? अरे नहीं, गूगल फाइनेंस तो उसका एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, और एक अरे कुछ तो एक कंपनी थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी, फॉर एग्जांपल IBM के शेयर्स के उसके बाद IBM के शेयर्स थे उनके पास, और IBM के शेयर्स के बारे में उसको बाय करना है या सेल कर, अगर मैं आपसे पूछूं चलो रिलायंस के शेयर्स बाय करना चाहिए क्या सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ये उतना आसान जवाब नहीं है जितना एक इंसान को आंखें दो, एक इंसान को बीवी एक।
बताओ बच्चों, भारत में एक आदमी को कितनी बीवियां होती है? ए दो। बेटा एक तो संभाल ले डोगले, 5 होती है। शक्ल देखिए, 5 भी है। हमसे पूछिए, एक संभलती नहीं है। भाई और बहनों, देखो भारत में पंतप्रधान कितने हैं? आंखें इंसान को कितनी होती है? ये ऐसे जवाब है जहां पे दिमाग लगाने की चिंटी आवश्यकता है नहीं, इसलिए उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। पर अगर हम आपसे पूछ ले कि इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना है या सेल करना है, होल्ड करना है, ये उतना आसान नहीं जैसे एक आदमी को आंखें दो। इसलिए यहां पे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है डिसीजन, मतलब डीएसएस का इस्तेमाल तभी करते हैं जब इंसान को सामान्य रूप से वो आंसर पाना अनपेक्षित हो जाता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, मिस्टर पॉल गूगल फाइनेंस पे गए, उन्होंने पूछा, हे सॉफ्टवेयर बता आईबीएम का शेयर्स, बोले इतना मत पूछिए, मैं आपको यह बता सकता हूं आईबीएम के शेयर्स का इतिहास क्या है, कब शेयर्स बाय किया था, कब शेयर्स का क्या रेट था, ओपन क्या था, क्लोज क्या था, सिर्फ उतनी जानकारी हम दे सकते हैं। आप आईबीएम क्या किसी और के बारे में भी पूछिए। तो हमने क्या किया फिर, मिस्टर पॉल ने क्या किया, आईबीएम का सारा डेटा एक्सेल में लाया, उसकी कंप्यूटर इन्फोसिस, उसका भी शेयर्स कहां पे लाया, तो सबका डेटा कहां पे लाया, एक्सेल पे ला के वहां पे फॉर्मूला लगाए, और फिर वो एक्सेल आंसर देने में कामयाब हो गया। फिर एक्सेल ने कहा कि आईबीएम के शेयर्स को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो बता, जो काम कौन न कर पाया, गूगल फाइनेंस जैसा, गूगल फाइनेंस जैसा एमआईएस जो न कर पाया, वो एक्सेल जैसा। मित्रों से गूगल फाइनेंस को जो मैंने एमआईएस नाम दिया, क्या मैं सही बोल रहा था? हां सर, वो आपको ओपन वाइज रिपोर्ट दे रहा था, क्लोज वाइज दे रहा था, कंपनी वाइज, मतलब वो एमआईएस था। सारी बातों की एक बात, जो काम एमआईएस नहीं कर सकता है वो डीएसएस कर सकता है। इसलिए वास्तविक जीवन में डीएसएस को कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज वो डिसीजन देता है, और एमआईएस को एमआईएस कहते हैं बिकॉज वो इंफॉर्मेशन देता है। दोस्तों, एमआईएस ने कभी आज तक आपको डिसीजन नहीं दिया, वो आपको डिसीजन को लगने वाली इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए उसके नाम में डिसीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। मैं टैली को डीएसएस नहीं कह सकता। hey guys, come on। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मिस्टर पॉल के एग्जांपल में आपको 4 कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे, तो बताओ बच्चों 4 कंपोनेंट में से कौन से हैं? पहली बात तो बता दो मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये कौन से, क्या है, क्या ये कौन है, ये कौन है? बराबर है। मिस्टर पॉल कौन है? जिसके थ्रू वो बात करता है। और एक्सेल कौन है? और डेटाबेस कौन है? गूगल फाइनेंस या एमआईएस जो भी है। बताओ बच्चों, कहां पे कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन होते हैं? मॉडल बेस में। किसके थ्रू हम लोग बात करते हैं? इसका दूसरा नाम प्लानिंग लैंग्वेज भी है। किसको दर्द है? यूजर को। डेटा कौन देता है? अगला सवाल ये रहा आपके सामने, डीएसएस के 4 कंपोनेंट हो गए। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये भी सवाल पूछ सकते हैं, डीएसएस हेल्प्स यूजर टू कौन से कामों के लिए, तो आप देख सकते हो 4 बातें आपके सामने दिख रही होगी। डीएसएस 4 बातों के लिए हमें हेल्प करता है। नंबर 1, क्या हम लोग डीएसएस में व्हाट इफ कर सकते हैं? व्हाट इफ मतलब क्या, ऐसा हुआ तो क्या, अरे वैसा हुआ तो क्या। जैसे एक्सेल बना के रखी है, आपने उसके वेरिएबल चेंज किए तो आपको अलग आंसर देगा, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा या वेरिएबल सिर्फ चेंज करना पड़ेगा? जितने लोग एक्सेल को जानते, थोड़ा सा चेंज किया तो पूरा चेंज होता है ना वो। नंबर 2, क्या हम लोग बहुत सारे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू? याद रखना, जब भी डीएसएस का नाम आए, एक्सेल के अलावा किसी और का ध्यान भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर। नंबर 3, क्या आपको अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का मौका मिलता है? अरे यार, अगर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम अगर एमआईएस सॉल्व कर देता तो हम लोग क्यों डीएसएस को, इधर डीएसएस में, अगर दूसरा बोलूं, डीएसएस अगर अनस्ट्रक्चर्ड को सॉल्व नहीं कर सकता तो फिर डीएसएस का इस्तेमाल मैं क्यों करूंगा? और लास्ट में, क्या डीएसएस में बाहर का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं? वो पूरा गूगल फाइनेंस से लाके हमने एक्सेल में तो लाया था। ये 4 बातें आपके दिमाग में याद रहना चाहिए, राइट? कौन सी 4 बातें देख लीजिए आप। 4, नंबर 1, बहुत सारा डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाहर का डेटा ला सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सॉल्व कर सकते हैं, और एक पॉइंट लिखा है व्हाट इफ भी कर सकते हैं। बताओ बच्चों, ईएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? आपका आवाज कम हो रहा है दोस्तों। देखो, पूरा ये लेक्चर पूरा इंडिया इस समय देख रहा है, और 7000 से भी ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। पिछले बार का, हर साल देखता हूं मैं, 7000 कभी 8000 कभी 9000, इतने लोग इसको देखते हो। तो मिनिमम 7000 लोग देख रहे हैं, और आपको लग रहा होगा आप अकेले ही मेहनत करो, तो ऐसा नहीं, पूरा भारत मेहनत कर रहे हैं, राइट? सब लोग कर रहे हैं ना, तो आपका ध्यान होना चाहिए, तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। बताओ बच्चों, ईएस का लॉन्ग फॉर्म बताइए। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन
दिस सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर टॉप लेवल और बॉटम लेवल। दोस्तों, अगर आप टॉप लेवल रतन जी हो या मुकेश जी हो, आपको भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। अगर आपको कोई मर्जर करना होगा या एक्विजिशन करो, क्या आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको टाइम पे मिलना जरूरी है? कहां से मिलेगी? ईएस बताओ, ईएस से ईएस किसके लिए बना है? उसके अंदर एक ब्रांच का डेटा चाहिए, बहुत सारे सब ब्रांच, एक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट। एक बात पूछू, ईएस का मैंने तो आपको वीडियो भी दिखाया था, मैंने हर चीज का प्रैक्टिकल आपको क्लास में दिखाया, पर आज वक्त नहीं, आज सिर्फ इमेजिन और महसूस करिए मैं क्या बोल रहा हूं। उसमें ग्राफिकल होता है, अरे याद करो, ग्राफिकल होता है, चार्ट फॉर्म में होता है। क्या वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है? क्या वो डिफिकल्ट होता है? क्या उसमें समरी में होता है? तो इसका मतलब डिटेल में नहीं होता है। अगर आपको ग्रैंड मस्ती है तो क्लिक कर कर आप डिटेल में जितना अंदर जाना चाहते हो, आप डिटेल में भी जा सकते। एक बात पूछ लेता हूं, ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? ऑनलाइन का अर्थ भाई और बहनों यहां पे ऐसा होता है, जब भी ब्रांच में कुछ चेंज हुआ, इमीडिएटली उसी वक्त उसका डेटा रिफ्लेक्ट करता है आपके ईआईएस के चार्ट्स में। सर, जो ईआईएस है वो ईआईएस है, राइट? तो टॉप लेवल के लिए बना है। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ टीपीएस एंड ईआईएस? कौन किसके ऊपर निर्भर है? तो बताएं बच्चों, ईआईएस का जो चार्ट बन रहा है वो चार्ट बना कहां से है? अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये चार्ट भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, हम लोग आगे जाएंगे। ये रहा आपके सामने अगला चार्ट। ईआरपी के बारे में बात करूंगा दोस्तों। ईआरपी का लॉन्ग फॉर्म हो सकते हैं एंटरप्राइज। फिर से कह रहा हूं, जो चीज आपको नहीं आ रही, जो क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, मार्क कर देना ताकि आप घर जाकर उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, है ना? ईआरपी का लॉन्ग फॉर्म एंटरप्राइज। भाई और बहनों, जब ईआरपी नहीं था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट का अपना सॉफ्टवेयर हुआ करता था। फाइनेंस के लिए फाइनेंस का सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग का, एचआर के लिए एचआर वाला, और प्रोडक्शन के लिए हर डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर। उन दिनों की बात है जब ईआरपी दुनिया में नहीं था। आपको पता है क्या हुआ? जब ईआरपी नहीं था तो टॉप मैनेजर used to access the data of different departments through different softwares. He wanted something which can integrate that all the departments of the organization, through which he can access the information of all the departments and what? One software. इसीलिए सबका मालिक एक आ चुका है आपके सामने, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है SAP। मतलब इसको लगा दिया लाइव, सबका मालिक ये है, तो किसी और की जरूरत, कोई और सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत। अरे साहब, मैंने तो बिग बाजार में भी एसएपी देखा है भाई और बहनों, मैंने तो सेंट्रल के सारे चेन में एसएपी को देखा है। सर वहां पे भी, हां, भारत के जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स में आज एसएपी का दर्शन होगा। मैं बिग बाजार के आंटी के पास गया, मैंने कहा अम्मा झंडू बाम दे दो। झंडू बाम का बिलिंग उस अम्मा ने क्या, मैंने झुककर देखा कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रही, तो वो भी एसएपी था। तो बताइए उस समय एसएपी टीपीएस, एक मिनट रुकिए, उस समय एसएपी टीपीएस का रोल निभा रहा था। फिर मैंने, आप सभी जानते हो पूना में बहुत सारे बिग बाजार हैं, तो यहां का पूना का एक रीजनल हेड है, वो सारे पूना के बिग बाजार का वाइज रिपोर्ट निकालता है। बिग बाजार में 1.5 लाख से भी ज्यादा आइटम का सेल होता है। हर कोई प्रोडक्ट वाइज आइटम वाइज उसको, पूना के जितने भी 10-15 जो बिग बाजार है, तो क्या बोलता है, मुझे आइटम वाइज मिलता है, मुझे सेल वाइज मिलता है। तो क्या बोलता है, मैं जो, वो भी एसएपी ही यूज कर रहा है, पर उसके नजर से एसएपी कौन है, एमआईएस है। पर सोचिए, हाल ही में आप सभी जानते हो, मेरी पहचान तो किशोर जी से भी है। मैंने किशोर जी को पूछा, किशोर जी आप सॉफ्टवेयर कौन से? बोले मैं भी एसएपी यूज करता हूं। मैंने कहा क्या दिखता है? बोले पूरा ग्राफिकल दिखता है। बोले पूरा मजा आता है। बोले पूरे डिपार्टमेंट्स, पूरी ब्रांच, पूरा बिग बाजार का जितना 500 से ज्यादा स्टोर भारत भर में है, मैं सबका रिपोर्ट एक जगह पे देख लेता हूं। तो बताइए उस समय वो ईआरपी को क्या नाम दूं? सर आप जो ईआरपी एसएपी, वो तो ईआईएस है। मतलब सोचने की बात है, जो ईआरपी एसएपी जो है, बोलो जल्दी से, वो कभी कभी टीपीएस जैसा दिखता है, कभी वो एमआईएस जैसा दिखता है, तो कभी वो, इससे उसका सबका मालिक एक कहते हैं। मतलब उसको लाने के बाद में आपको अन्य किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत, वो इंटीग्रेशन है। सब डिपार्टमेंट को पहले, सबके डिपार्टमेंट का डेटाबेस पहले अलग अलग था दोस्तों, अब सबका डेटाबेस।
अगर मैं चाहता हूं मुझे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री किसी भी डिपार्टमेंट को देखना है, मैं तो एक सॉफ्टवेयर में ही सबको देख लेता। समझ गए? ईआरपी। तो ईआरपी इंटीग्रेशन है ना। कितने डेटाबेस है? एक या दो? अरे ईआरपी में कितने डेटाबेस है? एक या बहुत सारे? एक। ईआरपी क्या एक? मैं क्या ईआरपी को वन एप्लीकेशन कह सकता हूं? मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक एप्लीकेशन? क्या मैं उसको सबका मालिक एक कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत स्मूथ चलता है, मतलब जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए बस सब यही है, सब यही है। पहले सबके कमरे अलग थे, मतलब सब आपकी सबके कमरे एक हो गए? नहीं, थोड़ा आगे बोलने दीजिए तो आपको समझ जाएगा। सबके कमरे एक होंगे तो डोगलो प्रॉब्लम हो जाएगी। कमरे सबके अलग अलग थे। फिर आप कैसा होगा? आप क्या एक फ्लैट सिस्टम है जिसमें 4 कमरे हैं या 10 कमरे हैं, है एक साथ, पर सबके कमरे अलग अलग हैं। पहले कैसा अलग अलग गलियों में घर थे, अब एक जगह पे सब मिलेगा, पर इतना होकर भी, साथ में होकर भी अलग रहने का एहसास जरूर है। मतलब फाइन नहीं, आपको आप अलग विचारों में मैं समझ रहा हूं सर, साथ में रह के ट्राई टू अंडरस्टैंड छिचोरा एग्जामिनेशन परसों आपको समझ, आपको ये बातें सूझ रही है आप? और ये नादान बच्चों पे क्या क्या संस्कार गिरेंगे? ये नादान बच्चा बैठा है यहां, इसको कुछ नहीं समझता बेचारे। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई और बहनों। ईआरपी में सारे मॉड्यूल एक साथ जरूर है, पर सबका अस्तित्व अलग है। जैसे फाइनेंस का डेटा का मॉड्यूल अलग है, मार्केटिंग मतलब सबके कमरे अलग है। आप चाहे तो उनको लिंक करवा सकते हो। आप बोलेंगे लिंकिंग कर दो, लिंकिंग हो सकता है। आप बोलेंगे नहीं इनका लिंकिंग करो, उसका रहने दो, रह जाएगा। तो मतलब है सारे कमरे एक ही फ्लैट में, फिर किसको किससे जोड़ना है वो टॉप मैनेजर डिसाइड करके उनको जोड़ के रिपोर्ट्स निकाल सकता है। एवरीबॉडी, क्या मैं उसको इंटीग्रेटेड कह सकता हूं? मतलब क्या? सब कुछ लिंक्ड है, एक साथ में है। एवरीबॉडी, ईआरपी मेरा खत्म हुआ, आगे बढ़ूंगा। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बढ़ाऊंगा कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंक, कम ऑन एवरीबॉडी, कोर बैंकिंग सिस्टम, एवरीबॉडी कम ऑन नाउ। क्या है कोर का लोग? सेंट्रलाइज ऑन लोड। एक बात पूछ लेता हूं, पहले सारी बैंक का डेटा अलग अलग जाओ। मतलब अगर मैं पूना में पैसे डालूंगा तो पूना के पैसे सिर्फ पूना से ही मिलेंगे। आज दोस्तों ऐसा आलम नहीं है। अगर मैं पूना के पैसे डाल दूंगा पूना के आंटी के पास में, भले ही वो पूना के लैपटॉप में लिखती जरूर है, पर डेटा पूना में नहीं होता, वो कॉमन सर्वर होता है। अगर मैं इसकी ही दूसरी ब्रांच दिल्ली में जाके वो पैसे निकालना चाहूंगा, चाहे आंटी दूसरी क्यों ना हो, क्या वो भी पैसे देगी? चाहे आंटी तीसरी क्यों ना हो जो इंदौर में बैठी है, क्या वो भी पैसा दे देगी? आज सारी आंटियां जो है हमसे कनेक्टेड हो गई है। दोस्तों मैं आपके उत्साह को समझ सकता हूं। आप यहां पे पेट में गए, सदाशिव पेट, देना बैंक सदाशिव पेट, पूरा बोलने दीजिए। वहां पे आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया और आप दिल्ली में जाके 10,000 रुपए लाए चांदनी चौक से। अब वहां की आंटी दूसरी थी, उसको कैसे समझाए? बिकॉज दोनों का कॉमन डेटाबेस है। एक बात पूछो और, अब बताइए बच्चा 10,000 रुपए वहां से निकाल के लाया दिल्ली से, अब वो पूना वाले पेट वाले आंटी के पास वापस आया, वो पूछने लगा आंटी 1 लाख, आंटी ने 2 बजाया। आप जैसे लोगों की वजह से भारत बदनाम है। छिचोरे, गेट लॉस्ट। बोले 90 लेता के जाता? बोले आपको भी मालूम मैंने दिल्ली में जो किया। बोले तू जहाज पे भी जो करेगा ना। तो दिल्ली की क्या बात कर रहा है बालक? तू तो जहीं भी जाता है हर पल की खबर सबसे तेज सिर्फ आज तक पर। दोस्तों को आप समझ रहे हो कोर का क्या मतलब हुआ? मैं एक बात पूछूं आपको, कोर का एलिमेंट्स लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी पॉपुलर है। एलिमेंट्स का अर्थ होता है कि कौन से ऐसे काम है जो आपको बैंक में जाकर करने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही आनंद ले सकते हो, या एटीएम जाकर कर सकते हो, या मोबाइल पे कर सकते हो। बताओ आजकल कौन से काम बैंक में जाकर करनी चाहिए? जैसे विड्रॉ, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, चेक के लिए इशू करना, नया अकाउंट खोलना, या फिर लोन के लिए रिक्वेस्ट करना, या इंटरेस्ट का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला सवाल ये आपके सामने। दोस्तों याद रखना, इस आईटी जैसे सब्जेक्ट में लोग फेल क्यों होते हैं? अक्सर लोग फोकस करते हैं आंसर पर, लोग कोई फोकस नहीं करते क्वेश्चन पर। और एग्जामिनेशन में आंसर नहीं ढोक लो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि एलिमेंट्स का आंसर बहुत इजी है। यू रीड ऑल द आंसर, यू अंडरस्टैंड ऑल्सो,
बट व्हाट हैपेंस इन द एग्जामिनेशन? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स? क्या पूछ रहे हैं? एलिमेंट्स? आई हैव नेवर रेड इट बिफोर. ऐसा नहीं, यू रेड इट बट यू नेवर फोकस्ड ऑन दैट. यू इग्नोर द क्वेश्चन. इसीलिए आंसर पर जाने की घाई नको करो. क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस उतना ही होगा. एआईएस का लॉन्ग फॉर्म बोले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. दोस्तों पहले मुनीम का जमाना हुआ करता था, अब सारे मुनीम नष्ट हो चुके हैं. अब मुनीम के जगह पर हमने सॉफ्टवेयर जो खुद ही पोस्टिंग करता है, खुद ही सॉर्टिंग भी खुद ही कर लेता है, रिपोर्ट भी खुद ही बना देता है. आपको सिर्फ जर्नल एंट्री को ठोकना है, बाकी सब कुछ अपने होगा. नाम तो सुना होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. आपका एग्जाम्पल कोई है इसके लिए? टैली. टैली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग. दोस्तों मेरा एक सवाल आपसे है, एक जवाब देंगे आप मुझे? बोल दो ना जरा. बताओ जो आजकल के जमाने में मुनीम का जमाना चल रहा है या टैली का जमाना? नहीं, मैं मुनीम का इस्तेमाल करूं, आपका क्या है? करो. बदतमीज हो तुम लोग. करो. ऐसा कोई बोलता है? करो. हमारा क्या, हम टैली करो, तुम मुनीम के साथ में लग जाओ. आपको लगा जैसे मुनीम से अब कोई मतलब नहीं, मुनीम आप थक गया है. अब मुनीम के हाल बेहाल है, वो स्पीड कम हो गई है, उसकी एक्यूरेसी नहीं है, वो इतने ट्रांजैक्शन को संभाल. इसीलिए हमने एआईएस का यूज चालू किया है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. टैली इज वन ऑफ द एआईएस. आपसे एक सवाल है, अगर बेटा उनको संभालिए. बेटा तुम्हारा अटेम्प्ट मई में अटेम्प्ट है कि नवंबर में? तुम्हारा तीनों का. तीनों खड़े हो जाओ बेटा, तीनों खड़े हो जाओ. तुम लोग आखिरी में देखो कोपचे में. तीनों में अटेम्प्ट कब है बेटा तुम्हारा? मई में? लगता तो नहीं है ऐसा. कहीं मई 18 तो नहीं बात कर रहे आप? छिछोरे खड़े रहे. इधर देखो, कोई बदतमीजी मत करना, पूरा देश इस समय लाइव है. हाँ जी दोस्तों, अगर मैं आपको टैली की बात करता हूं, टैली में 6 कंपोनेंट्स हैं. 4 कंपोनेंट तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में फोकट मिल रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल. 2 ऐड कर देना. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल प्रोसीजर. ध्यान से सुनना, ये चारों तो आपको पहले से ही मालूम थे टैली में है, पर टैली में इंटरनल कंट्रोल भी होता है. क्या टैली में अनऑथराइज्ड को रोकने का भी प्रयास किया गया है? मतलब सर टैली में पासवर्ड होता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल इज वन ऑफ द कंपोनेंट. कल परसों के दिन एग्जामिनेशन होगी, ध्यान से लिखना. आपको इस अटेम्प्ट का जो हाईएस्ट स्कोरर है वो 88 का. 1000 से एक बंदा है, ही स्कोर 88. अपने को 88 नहीं भी मिले, 68 भी मिले तो बहुत खुश हो जाएंगे अपन. पर आपको अच्छे से पेपर लिखना है. लोग 88 स्कोर कर रहे हैं, हमें इतना नहीं चाहिए. अगर आपने 60 भी ला ले, मैं लिख के रख रहा हूं, ऐसा 99% नहीं होता कि जिस इंसान ने आईटीएसएम में 60 लाए और वो फेल हो गया ग्रुप 2 में. मैं वापस कह रहा हूं, बिकॉज सेकेंड ग्रुप में फेल होने की वजह है 150 नहीं 150 नहीं होने की. और लगभग वो 150 नहीं होते किसकी वजह से? आईटीएसएम की वजह से. अगर आपका जो लोगों का वीकनेस है, अगर आपका वो स्ट्रेंथ बन जाए तो 90 मार्क्स तो एडवांस अकाउंट और ऑडिट में कहीं गए नहीं. तो इसीलिए आपका पूरा जो ये है, अब जो पूरा खेल है, आपका पास होना निर्भर है सिर्फ और सिर्फ. बाकी आपको मस्ती करना कर सकते हो बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नवंबर में दीजिए. पर हम कह रहे हैं जिनको पास होना है वो जरूर ध्यान लगाए. आइए मेरा एक सवाल है आपसे. प्रोसीजर नाम का भी एक कंपोनेंट टैली में दिया हुआ है. टैली में 2 टाइप की प्रोसीजर होती है, एक मैनुअल एक ऑटोमेटेड. जो आदमी लिखता है जर्नल एंट्री वो मैनुअल है, पर क्या टैली में कुछ काम ऑटोमेटेड भी होता है? सर पोस्टिंग समराइजिंग सब तो बताएंगे. 6 कंपोनेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल प्रोसीजर एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. दोस्तों मेरे जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आज एचआरएमएस नहीं है, ना आईसीआई के पास है, बिकॉज गरीबों के पास एचआरएमएस नहीं होता. भाई और बहनों, बात गरीबी की नहीं है, बात यह है कि एम्प्लॉइज तो होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर बोलेगा मैं रिकॉर्ड करूं, पर किसका? आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में गिन चुनकर 50 लोग काम करते होंगे,
पर इन 50 लोगों को संभालने के लिए एक आंटी काफी, वो आंटी खुद ही लिखती है कौन कब आया, कौन कब गया, किसका सैलरी, किसका बोनस, वो खुद लिखती है। दिन में अगर 1 घंटा भी उसके लिए दे दी तो वो काम चल जाता है। पर ऐसे समय पे अगर 50 लोगों के लिए मैं HRMS बना दूंगा तो यहां पे बेनिफिट कम हो जाएंगे और कॉस्ट पहुंच जाए। इसीलिए जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे वॉलमार्ट, जहां पे हजारों लाखों लोग, 22 लाख लोग काम करते हैं वॉलमार्ट में, ऐसे समय पे अगर कौन आदमी कब आया कब गया, अगर ये मैं अगर इंसानों द्वारा लिखूंगा तो बता 22 लाख लोगों को मेंटेन करने के लिए और उनके सैलरी और उनका डेटा मेंटेन करने के लिए, उनके बोनस, उनका ट्रेनिंग, उनका पर्क, उनका दुनिया की चीजें, HRD, अरे क्या क्या नहीं होता, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनकी एज, उनके, अरे हाँ, पूरा एड्रेस, ये सब मेंटेन अगर हम लोग आंटियों से करवाएंगे तो 22 लाख लोगों को 1 लाख तो आंटी लगेंगी। तो बताइए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 22 लाख लोग काम करते हैं और 1 लाख आंटियां उनके ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, ऐसे समय पे इतने आंटियों में इन्वेस्ट करने से अच्छा आपके पास में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है HRMS, ह्यूमन रिसोर्स। एक सवाल एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जा रहा है, HRMS के मॉड्यूल मतलब HRMS में क्या क्या होता है। मैंने आपको ऑरेंज का एग्जांपल भी दिया था, फिर से एक बार कह रहा हूं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपने सब पढ़ा हुआ है। दोस्तों, HRMS की बात करूं तो क्या आपको लगता नहीं वहां पे एक मॉड्यूल होता है जो लिखता है कि कौन कब आया, कौन कब गया। नंबर 2, इतना ही नहीं, आपको वो तो ट्रेनिंग, किसकी ट्रेनिंग कितनी हुई, किसकी बाकी, वो भी लिख के देता है। तीसरी बात, अगर आपके पास में बहुत लोगों ने रेज्यूमे दिया है तो आपको वो ये भी बताता है इनमें से अच्छा कौन है, दैट इज रिक्रूटमेंट, आपको दिख रहा है सारे मॉड्यूल्स। चौथी बात, अगर किसने अच्छा काम किया और किसने खराब काम किया उसके हिसाब से वो कॉम्पेंसेशन भी डिसाइड करता है। भाई और बहनों, वो तो एम्प्लॉय का सेल्फ सर्विस के लिए भी हेल्प करता है। वो कहता है यहां आकर पूछने की जरूरत नहीं है, आपको मस्ती है, आपको हर एक आदमी को, हर एक एम्प्लॉय को यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, वो अपने घर से देख लेगा मुझे सैलरी इतनी मिली तो क्यों मिली। इतना ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर बना है HR मैनेजर की सेवा में। तो बताओ, HR मैनेजर को अलग अलग टाइप के रिपोर्ट सकते हो, पाई चार्ट, बार चार्ट एंड ऑल दैट, क्या उसको वहां पे वो लिखा ना एनालिटिकल, कुछ तो लिखा है, क्या एनालिटिक्स भी मिलना चाहिए। साथ साथ में अगर मैं 2 बातें भूल रहा था जिसका नाम है पेरोल मैनेजमेंट, मतलब वहां पे डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर निकाल देगा कि सर सैलरी का चेक कितने रुपए का बनना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल दी इंसेंटिव्स, बोनस, सब उसका। पहले ये काम दोस्तों HRMS नहीं था, सारा काम पहले आंटियां और अंकल मिलकर कर रहे थे। अब इनका बोझ हटाने के लिए बच्चों एक सॉफ्टवेयर दुनिया जो खुद ही बोलता है सैलरी का चेक कितना, अरे इतना ऑटोमेशन, वो खुद ही बोल रहा है, कैलकुलेशन क्या, मैं बोलता हूं इतना चेक निकालो दायरे का। अब उसके बाद में एक लिखा था एक पर्सोनेल मैनेजमेंट, इसका अर्थ होता है मास्टर डेटा, मास्टर। अब मास्टर का मतलब क्या, मास्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑलवेज अबाउट सैलरी ओरिएंटेड, सबके बारे में, बीवी, बच्चे, बच्चों के स्कूल, उनकी एज, बीवी का नाम एंड ऑल दैट, जो जिसकी जरूरत भी नहीं है। पर कल तक इस आदमी ने कुछ कांड किया तो हमें उसके घर वालों तक पहुंचना जरूरी है, उसके घर का एड्रेस, अगर उसका ऑपरेशन चल रहा है, कुछ क्रिटिकल मामला, उसके ब्लड ग्रुप की भी जरूरत है। तो इस टाइप की भी सारी जानकारी इस सॉफ्टवेयर में स्टोर कर सकते हैं। इसका नाम है पर्सोनेल मैनेजमेंट, बराबर है। ये क्या देखा हमने, क्या मॉड्यूल्स देखे हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, SCM के बारे में। आप सभी समझ सकते हो, सही समय पर सही इंसान को सही गुड्स सही जगह पर राइट कॉस्ट में मिलना जरूरी। थोड़ा इंग्लिश में बात करेंगे, राइट पर्सन शुड गेट राइट गुड्स एट द राइट प्लेस विद राइट क्वांटिटी विथ राइट कॉस्ट। आपको नहीं लगता आज समाज में जरूरत है, जितने भी ऑनलाइन लोग बिजनेस करते हैं, जहां पे पिज्जा का बिजनेस चलता है, या जो जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स ले लीजिए आप, ई कॉमर्स एंड ऑल दैट, क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट एंड पेटीएम एंड ऑल दैट, क्या आपको एक उम्मीद नहीं है, सपोज यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट्स, डोंट यू थिंक यू शुड गेट प्रोडक्ट्स ऑन टाइम? एंड व्हाट विल हैपन इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रोडक्ट्स ऑन टाइम? यू विल नॉट बी रेडी टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट नेक्स्ट टाइम। इसीलिए इन सारी वेबसाइट की एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने जैसे लोगों ने ऑर्डर किया कि इन्होंने पहुंचा दिया। इसके लिए एक उत्तम सेवा की जरूरत है। भाई और बहनों, पहले यहां पे मिसमैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का लैकिंग हुआ करता था पहले। अब बताइए, एक माल आपने जो खरीदा, एक शर्ट खरीदा है, कहां से? फ्लिपकार्ट से। बताओ कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? बहुत सारे। फ्लिपकार्ट का वो शर्ट बेचने वाला, सप्लायर, फिर ट्रांसपोर्टर, फिर डिलीवरी बॉय, फिर वो सिटी वाला, फिर उनके कोऑर्डिनेटर्स, फिर उसका फाइनेंस इन्वॉल्व होना चाहिए, फिर HR भी तो आना चाहिए जो गाड़ी लेकर आपके घर तक पहुंचते हैं, ऑल दैट। अब बहुत सारे लोग जब साथ में आके
कुछ कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे और सही समय पे उस इंसान को उसका माल पहुंचाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में एससीएम है। और अगर वहां पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और तालमेल नहीं है, कस्टमर को गुड्स टाइम पर नहीं पहुंचता, हम लोग कहेंगे वहां पे एससीएम जैसा सॉफ्टवेयर। चलो ठीक है, मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, क्या उखाड़ना उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के लिए नहीं भाई, पेटीएम से पहली बार खरीदा, इसके बाद में हाथ जोड़ेंगे और 10 लोगों को प्रचार भी करेंगे कि पेटीएम से बाई करके ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताओ कस्टमर सेंसिटिव मार्केट है या नहीं? तो एससीएम जरूरी है क्या नहीं? एक सवाल मैं आप भरेआम पूछ लेता हूं, एक सवाल जवाब दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, बेटा बैठ जाइए, तकलीफ हो रही है। एससीएम में 4 कंपोनेंट्स है, याद करिए, ये और ये। आप बताइए बीएमडब्ल्यू की बात कर लेंगे या फ्लिपकार्ट की बात कर लेंगे, अगर इनको टाइम पे पहुंचाना है तो बीएमडब्ल्यू गाड़ी बनने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है। तो पहली बात तो इनका परचेसिंग अच्छा होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, राइट? परचेसिंग हो गया पर माल आके पड़ा है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा, उसकी पैकिंग, उसका पेंटिंग, असेंबली नहीं हो रहा, दैट इज ऑपरेशन। तो पहली बात प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन और बनने के में डिलीवरी, मतलब तीसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन भी टाइम पे, वरना क्या फायदा हो गाड़ी बनने का जो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई। और चौथी बात, इन सबके बीच में तालमेल होना चाहिए, दैट इज व्हाट बताइए। 4 बातें होना जरूरी है, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन। प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, दोस्तों एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है, अगले 10 मिनट में चैप्टर खत्म होगा, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप। अंदर से बोले कस्टमर। दोस्तों आपको नहीं लगता कस्टमर से संबंध बनाना बहुत जरूरी है? पहले जमाने में हर आदमी कस्टमर से बात किया करता था बिकॉज कस्टमर की संख्या ही कम थी। आज भी किराना दुकान पे वो आदमी आपसे खुद ही बात करता है, वो अपने आप में स्वयं एक सीआरएम है। वो सबसे भैया, भाभी, दीदी बोल के बात करता है बिकॉज उसको पता है जितने अच्छे से मैं बात करूंगा ये कस्टमर चाहे कितनी भी दुकानें खुल जाए मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए पहले जमाने में सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं हुआ। आज फ्लिपकार्ट जैसे लोगों को देख लीजिए जहां पे एक एक दिन में लाखों कस्टमर बाई करते। बताइए ऐसे समय पे बंसल परिवार के अगर खुद भी लटक गया ना पूरा, तभी भी हर कस्टमर से 1 to 1 बात नहीं कर पाएगा। वो अपनी बिरादरी को भी लेकर आया है, खानदान को, बीवी के खानदान को भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैनुअल सीआरएम कॉन्सेप्ट उसी जगह पर सीमित हो जाता है जहां पे नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत। इसीलिए जब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाए तब एक सॉफ्टवेयर का इस संसार में इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है कस्टमर, जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के दूरियों को मिटाता है। ये दूरियां अब मिट जाएगी। इट विल, इंग्लिश में बोलते इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर। मतलब कस्टमर को जब भी कुछ भी चाहिए, कुछ भी, वो उस सॉफ्टवेयर द्वारा सारी चीजों की जानकारी निकाल सकता है। कस्टमर को ऐसा फील होगा कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे हैं। वो तो उसको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो उसको इंसानों से बात करने की जरूरत नहीं है। चाहे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, चाहे उसके डिलीवरी के बारे में जानकारी हो, चाहे कुछ उसको कंप्लेन करना हो, वो सारी चीजें। अरे आजकल का हर कोई वेबसाइट अपने आप में सीआरएम में तो है। आप उसको वेबसाइट बोलो, मेरी आंखों से देखो सीआरएम दिख रहा होगा। उस आदमी को मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा और आप नहीं मिला तो आप कहां जाते हो? और वेबसाइट पे लिखा 24 कॉल एंड ऑल दैट, 24/7 सपोर्ट होता है, या फिर मेल अस ऑन, ऐसा था ना, वो सारा सीआरएम में ही होता है। एक बात मैं पूछूं, बोलो ना, पूछू क्या? ये आपके बर्थडे तक याद रखता है, ये आपकी एनिवर्सरी तक याद रखता है, आपके बर्थडे पे आपको मिस कॉल देता है, मिस कॉल होता है, बर्थडे पे आपको मैसेज भेजता है। सॉरी, आप बताइए रात को 12 बजे घर वाले भूल गए पर उसने याद कर लिया, सोचो कितनी इज्जत बढ़ती होगी। चले अपनों वालों ने साथ छोड़ दिया, पर आजकल आईसीआई के मैसेज आते हैं आपको, हैप्पी बर्थडे, राइट? आप बताओ बच्चों, आपको नहीं आता? उसके लिए सीए बनना पड़ेगा। सुनिए, मेंबर्स को आता है। भाई और बहनों, चिंती कुछ परेशान हुआ? हाँ जी, भाई और बहनों, सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाई करते हो तो उसका वो डेटा स्टोर करता है। जैसे 10 में से 9 बार अगर मैंने पेन ड्राइव बाई की होगी फ्लिपकार्ट से, वो देखता ही आदमी को लत लगी है, साला जब भी आता है एक ही चीज मांगता, दे दो। क्या दे दो?
पेन ड्राइव दे दो अम्मा, पेन ड्राइव दे दो। तो ये 10 बार में से 9 बार ये हौला, मतलब इसको लत लगी सिर्फ एक ही चीज की। तो अगली बार मुझे मैसेज भी आता है, पेन ड्राइव आता है, आ जाना। ऐसे इशारे सिर्फ मुझे ही करता। मैंने मेरे दोस्तों को पूछा, भाई साहब क्या तुम्हें भी पेन ड्राइव? बोले हमें ऐसे छिछोरे मैसेज नहीं आते। मैंने कहा तुम्हें किसी और चीज के आते होंगे। अब जो आदमी जिस चीज को बाई करता है उसको उसी चीज के बेवजह। मुझे कभी दारू का एसएमएस नहीं आया, बिकॉज मैं लगाता नहीं। भाई और बहनों, सीआरएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर हर आदमी के परचेसिंग पर ध्यान रखता है और उसी चीजों के बारे में बात करता है जो चीजें उसके संपर्क में आते हैं, उसके काम में आती है। इससे धंधा भी बढ़ता है और साथ साथ उस आदमी को अपना एक प्रिविलेज फील होता है कि कंपनी मेरा इतना ध्यान रखती है, मुझे मैसेज करती है, मेरे बर्थडे पे विश करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सारी बातें भाई और बहनों, ओ भाइयों, ये सीआरएम में होती है। एक बच्चे ने मुझसे बातों ही बातों में एक सवाल पूछ लिया, सर सीआरएम के फायदे क्या है? मैंने कहा सबसे पहली बात तो कस्टमर लॉयल हो जाते हैं। सोच के बताइए, कस्टमर से अच्छी बात करेगा कोई भी और इतने तो कस्टमर लॉयल होंगे नहीं, कस्टमर की सर्विस अच्छी होगी नहीं, कस्टमर से कनेक्शन अच्छी होगी नहीं, और कस्टमर का डेटाबेस पूरा जमा जमा के एनालिसिस करेंगे। और बात यहां तक सीमित नहीं है मित्रों, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड सिस्टम। ये भी एक फायदा है। तो ये 4-5 फायदे उन्होंने लिख के दिए जो एग्जामिनेशन में पूछे भी है। आपको पता है मैं बातों ही बातों में सारे सवाल खत्म कर रहा हूं और आपके यही सवाल तो एग्जामिनेशन। सर आईटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो एसएम से कंपैरेटिवली बहुत इजी आता है, बल्कि एक पुलिस के पेपर में ही आपका पेपर खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल बहुत इजी आता है अगर आपको वो टर्मिनोलॉजी पता है, अगर आपको टीपीएस पता है और आप अपनी भाषा में भी लिख रहे हो। सर सोचो ना, हम अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बट अगर वो टीपीएस पूछ रहा है और आप डोगलो एमआईएस लिख रहे हो, तो आपके इंग्लिश क्या तुमने जापानीज में भी लिखा ना। बात ये इंग्लिश का एग्जामिनेशन नहीं है। कई लोगों की इंग्लिश खराब होती है और वो कहते हैं मुझे मार्क्स कमाए, तो उसका जो सारा जो प्रेशर है वो क्या बोलता है, अरे इंग्लिश नहीं यार, जिसकी इंग्लिश नहीं, आई रोट इन इंग्लिश बट समहाउ आई कुड नॉट यूज दोज टर्मिनोलॉजी व्हिच आई वाज सपोज्ड टू यूज। मतलब उसका क्या है, वो ये नहीं बोल रहा है डोगला कि मेरे कॉन्सेप्ट खराब है। वो क्या बोल रहा है, नहीं नहीं वो कैसा है, आईसीए जो है ना वो आजकल थोड़ा इंग्लिश को देख रही है और समहाउ आई फील दैट आई डिडंट यूज दोज टर्मिनोलॉजी व्हिच आई वाज सपोज्ड टू। बट ही विल नेवर सी, he doesn't understand the difference between TPS, MIS and EIS। छिचोरे तू क्या उम्मीद कर रहा है बे? पहले कॉन्सेप्ट नंतर इंग्लिश। सर्वप्रथम जो फोकस असणार तो कॉन्सेप्ट वरती। सबसे पहली बात तो यू शुड हैव अ फोकस ओनली ऑन व्हाट द कॉन्सेप्ट, देन इंग्लिश। उसमें भी अगर इंग्लिश तो फिर सोने पे सुहागा, फिर देन यू गो इन द ब्लॉकेज ऑफ 70, 80, 90। समझ में आ रहा है? पर कुछ लोगों का मानना है समझो इंग्लिश मेरी खराब है, तो फिर मुझे ऐसा इसका मतलब नहीं हुआ कि आपको 30 मिलेंगे। आपने अगर 100 मार्क्स का पेपर लिख दिया, एक बात क्या बोला मैंने, 100 मार्क्स का पेपर लिख दिया, कितने मार्क्स का? अगर आपको आईटीएसएम में फेल कैसे होता, अगर मैं 1 मिनट बताऊंगा तो आप वो गलती मत कर देना। मैं उल्टा बताऊंगा कि लोग को मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, इतना बोलने दीजिए, फिर आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। 3 गलतियां मत करना। सबसे पहली बात तो लोगों, देखो कई लोगों को भारत भर में इस रेंज में मार्क्स आते हैं, मतलब 60% भारतीय इसमें रहते हैं, ये फेवरेट रेंज है उनका, बहुत मजा आता है, इस रेंज में ही सब पलते हैं। और आईटीएसएम के नाम पर तो बहुत कितना दिया, 34 साहब 100 मार्क का लिखा था, पर आईसीआई ने मुझे 25 दिए। कभी ये नहीं बोलेगा डोगले तूने अंदर क्या लिखा था। मैं आपको समझाता हूं ये 25 आते क्यों है। ये गलतियां करोगे तो फिर से एक बार फेल हो जाओगे। नॉलेज सिर्फ होना काम का नहीं, ये भी पता होना चाहिए क्या गलतियां ना करें, वो 3 घंटों में क्या गेम होना चाहिए। सबसे पहली बात, चाहे आईटी हो या एसएम हो, 90 मिनट मतलब 90 मिनट दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोकती। 91 मिनट चालू होगा आपका आईटी खत्म होके एसएम, या फिर एसएम खत्म होके सर पहले कौन सा लिखे, आपकी मर्जी, डिपेंड्स ऑन पेपर। पर आईटी इज ऑलवेज बेटर टू राइट बिकॉज एसएम बहुत बजाता है और एसएम का पेपर विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग देन व्हाट आईटी इज। इसीलिए आईटी में इमोशनल होकर ढोकलो 1.25 घंटे लगा दिया आपने
तो आपकी खड़े खड़े लग गई। समझ जाना उस अटेम्प्ट में 85 मार्क्स के ऊपर आप कर नहीं पाओगे। क्यों? बिकॉज एसएम पहले लेंदी और उसको आप 1.25 घंटा दे रहे हो, जिसको उसको 1.25 घंटे चाहिए। और आईटी का पेपर ही एक पेज का होता है जिसमें से ठोकना है, और मालूम भी है। ऐसे में तो यही समझता नहीं ठोकना किधर है। मैं बोल रहा ना, नहीं आप जितने लोगों ने अपियर किया होगा उनको बताइए क्या डिफिकल्ट है। वो एसएम में बहुत दुनिया क्रिएट करता है, वैसा नहीं है। व्हाट इज पीयर टू पीयर, व्हाट इज क्लाइंट, ऐसा इतना आसान है। वो तो मजे लेता है वो। इसीलिए उसके 90 मिनट उसके बाप के उसको देना पड़ेगा। अगर आपने कुछ किया तो आपकी बजा लेगा एग्जामिनेशन। आपने 90 मिनट्स बोले तो 90, मैं वापस से कह रहा, वो अगर आगे तो समझ जाना आपको 50 के रेंज में उससे ही कमाएंगे। जब तक 100 मार्क्स नहीं लिखोगे उम्मीद ही मत करना 60 के ऊपर जाओगे। समझ में आ रहा है? पहली बात, मार्क्स क्यों कमाते? अब आपने 100 में से लिखा ही 85 का है, 15 मार्क्स तो किसकी बाप के नहीं है, वो तो वैसे ही उड़ गए। अब जो भी होना है, अब बताओ उसमें 85 में 3-4 क्वेश्चन आपने, आपके कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग थे। वो डोगला पूछ रहा है ऑर्डर द मोड्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, आपने लिखा है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। वाह, वो आज सिंक्रोनस पूछा और आपने सिंक्रोनस ठोक के आ गए। ऐसे समय पे आके क्या बोलता है, सब पूरा ठोक दिया इस टाइम पे, मां कैसा। पर वो ये उसको ये नहीं समझा। सोरो अब क्या मैं बोल, कोई भी आप सोचने की बात है। आपको पता है बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन वाली होती है। वो राउटर पूछ रहा है, आप गेटवे लिख कर रहा है, कुछ भी है ना, मतलब चिपक के कॉन्सेप्ट है। वो सिंपल, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, कुछ भी हो सकता है जो आपको सिमिलर लगते हैं। और आप देखते हो पूरा इसमें बहुत जगह पे ऐसा सिमिलरिटी समझ में आ रहा है। तो आप सोचिए, मुझे पता है जितना मैं देखता हूं, लोग मेरे पास पेपर लेके आते हैं आजकल, अच्छा आईसीआई पेपर देते, तो मुझे समझता भी लोगों को मार्क्स क्यों कम मिलते हैं। तो समझता है इसमें से 15 से 20 नंबर जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जिसका क्वेश्चन ही कुछ और है और आंसर भलता ही कुछ और है। मतलब वो लाइन पूछा तो मैन ठोक के आ गए। तो समझ जाना ये 15 में से भी 0 मिलना है। तो अभी तक 70 में से आपको कुछ भी नहीं मिला। सर आप थोड़ा बहुत, अगर मैंने लाइन पूछा है और मैंने वैन लिखा तो कितना देंगे? शर्म नहीं पूछने को। उसे तोड़ा, एक मार्क भी दिया ना, मां कसम, अच्छा नेगेटिव नहीं दिया तुमको। अभी पहली बात तो 2 गलतियां मत करना। एक तो अधूरा ना छोड़ना, दूसरी बात जितना लिख रहे हो, अगर आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा है मतलब जाहिर सी बात है क्वेश्चन में दम है। कभी भी लोग आंसर पर ज्यादा वक्त लगाते हैं, क्वेश्चन को इतने जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, वो घर पे आने के बाद अरे यार क्या, अभी यार ये था कह रहे, अबे यार अभी समझा, अभी यार अच्छा ये वो बोलता है लेट मी रीड। अरे हाँ यार, अरे भाई क्यों इतनी घाई कशाला ना? Why can't you give enough time to read the question? It's important. Answers are equally important, no doubt, but question needs time यार, come on. तो और ऐसे में तो बहुत इज्जत से पढ़ लेना। 70 मार्क्स, और अब बताइए अभी इन 70 मार्क्स में से अभी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो इंग्लिश, जो सबसे बड़ा दर्द है। नहीं इंग्लिश ही इंग्लिश क्या, और कुछ भी लिखते हैं मालूम क्या, मतलब इंग्लिश का कोई तालमेल ही नहीं। मतलब देखो आईसीआई ने क्या बोला है, जो आईसीआई के जो 3 लाइन का मीनिंग है उनकी इंग्लिश का और आपकी इंग्लिश के 3 लाइन का जो मीनिंग है वो कम से मैच होना चाहिए ना। पर वो 3 लाइन जो कहती है और जो आप कहते हो वो ऐसा हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम कहते हैं इंग्लिश के शब्द भले ही मैच ना हो पर मीनिंग एटलीस्ट टू रिमेन सेम। पर इसीलिए, पर कुछ लोग आप बोलते हैं ना 88 आए 90 आए, वो क्या करते हैं, वो लोग का रिमेंबर और वो मेमोरी पावर इतना ज्यादा होता है, वो एज इट इज वो वर्ड उठा लेते हैं। और ये कब होता है मैं आपको समझा, एक ही ग्रुप बचा है और आईटी का वॉल्यूम 6 बार पढ़ चुका है। तो ऐसे लोगों को क्या, वो अंदर से निकलता रहे बाहर, वो याद नहीं, रट्टा नहीं मारा, पर उसका रीडिंग ही इतने बार हो गया कि वो आदमी को अब वो शब्द याद आने लगे जो वाकई में आईसीआई ने अपने मॉडल में दिए। पर इस आदमी को तो प्रिविलेज मिलेगा ही। हम ये नहीं कहते कि आपकी इंग्लिश को 0 मिलेंगे, पर उसको प्रिविलेज मिलेगा, इसलिए वो 88 तक जाता है। अब बताओ इसमें इंग्लिश है और कहीं पे वो 8, जैसे कि ई कॉमर्स के फायदे बताओ, अब 14 पॉइंट लिखे हैं। अब बच्चे ने कोशिश करके 6 लगे और इन हाउस डेवलप किए 5-6। कई लोग अपना ईगो होता है, उसको मालूम ही नोज दैट देयर आर 10 पॉइंट्स, चले 6 याद आए, कह रहे तुझे भारत माता की ठोकते। फिर वो पॉइंट लिखता है जिसके हेडिंग
आपको मैं बता रहा हूं, अगर उसका मीनिंग सेम है और हेडिंग अगर गलत है, मार्क्स 0 मिलेंगे। गनीमत है कि मैं नेगेटिव नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? अपने इन हाउस डेवलप्ड हेडिंग का कोई आईसीआई को वही हेडिंग चाहिए जो हेडिंग मैंने अपने बुक में, और मेरा बुक तो आईसीआई से कॉपी, मतलब बुक के जो हेडिंग्स है वही कॉपी होना चाहिए। तो आप बताओ, हेडिंग्स आपको नहीं आई, आपका इंग्लिश खराब है। समझ में आ रहा है क्या? और जो आपने अंदर अंदर लिखते हो, आप क्या करते हो, कुछ लोग मजाक बनाते हैं वहां पे। आप जो ऊपर लिखा है जो पॉइंट, जैसे एसिड में लिखा है ड्यूरेबल, टीपीएस शुड बी ड्यूरेबल, consistent, TPS should be consistent, it should, second point, it should not be inconsistent. आप मुझे बताओ, आता तो ऐसा है, सब ठोक दिया आज इस सटन में, किसका बाप मुझे नहीं रोक सकता। क्या लिखा? इट शुड बी कंसिस्टेंट। शुड, अब बताओ वहां पे कंसिस्टेंसी का मीनिंग, कंसिस्टेंसी था क्या? नहीं, वो कुछ भलती बातें कर रहा रूल्स की, वो रूल्स का पालन होना चाहिए एंड ऑल दैट। मतलब भले ही आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेकार है, पर कम से कम उन शब्दों को नहीं, पर मीनिंग तो वैसा छाप सकते हैं ना भाई। ये कैसा तमाशा है? ऐसे समय पे अगर आपने गलत लिखा है और इस तरह का लिखा है, इंग्लिश खराब और कंटेंट इनफ नहीं लिखा है, तो आपको ये जो 70 मार्क का 60%, मतलब आप 42 के घराने में आते हो। और आपके रेंज अब इसमें से भी आ रहा है, और आपने बहुत कम लिखा या फिर आपने अच्छा नहीं लिखा, तो आप समझ रहे हो कि मतलब कि कैसे ये 42 तक पहुंच गया। मतलब क्या बोलने के लिए क्या होता है, 85 ठोक दिया, फिर क्या होता है 85 लिखा था 42 आया। वो ये नहीं बोल रहा है कि 85 में से 15 मैंने गलत ही लिखा था, वो ये भी नहीं बोल रहा है 70 में से 42 आया। फिर बोल क्या गया, आईटीएसएम में 42 आया। ऐसा मत बोल, आईटीएसएम में 70 का सही लिखा था, उसमें से 42 आया। ऐसे क्या गलत कर रहे हैं आपके साथ में? तो सोचिए कौन सी गलती नहीं करेंगे आप। आपको कसम है, आईटीएसएम 100 मार्क का ही होना चाहिए, एक। दूसरी बात है, बोलो जल्दी से, अरे बोलो ना, 100 मार्क का तो लिखना ही है। दूसरा बोलो आगे, पूरा कॉन्सेप्ट बोलते। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कब होती है? जब आपका रीडिंग बहुत ज्यादा हुआ, कॉन्सेप्ट में गलत नहीं। और तीसरी बात जो अंदर का है ना, इट शुड बी रीजनेबली गुड, कुछ भी ठोक दिया नहीं ऐसे, जैसा मैंने आपको बोला था कंसिस्टेंसी वाला, राइट। और पूरे पेपर में ध्यान रखना, डायग्राम्स ड्रॉ करना, चार्ट्स ड्रॉ करना। जैसे क्लाइंट सर्वर पूछ रहे हैं, आपने रफली ऐसा ड्रॉ कर दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा, ठीक है ना। आपने हमेशा एग्जामिनेशन में बुलेट वाइज ही लिखना है, और आपने कभी भी पैराग्राफ नहीं बना, ऐसे लाइंस ड्रॉ करके आपने पेपर की शुरुआत करना है। समझ गया ना? ऐसा पेपर लिखना है आपको। इज इट एवरीबॉडी ओके? और आपको हमेशा, जैसे कुछ पूरा एसिड पूछ रहा है, ऑटो में सिटी पूछ रहा है, तो ऑटो करके ऐसा है बुलेट 1 बुलेट 2, फिर वापस यहाँ पे लाइन छोड़ने का, वापस एक कंसिस्टेंसी, ये है बुलेट 1 बुलेट 2, वापस लाइन छोड़ के। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। इससे पेपर का साइज भी बढ़ता है और देखने वाले की नजर में आपका पेपर बाकी लोगों से हटके दिखता है। पर जब भी टीपीएस के बारे में या किसी के बारे में कुछ पूछे, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। अगर वो एसिड पूछा, डोंट ओनली राइट एसिड, पहले लिखना व्हाट इज टीपीएस, ऐसा करके बुलेट 1 बुलेट 2 बुलेट 3 बुलेट 4 जितना भी आप आता है। फिर उसके बाद में लिखना एग्जाम्पल्स, फिर उसको भी अंडरलाइन, फिर उसके बारे में 1-2 एग्जाम्पल, और फिर बाद में मेन आंसर। सर ऐसा करने के लिए क्या चाहिए? अगर आपकी स्पीड है, रफ्तार है, और आपने इस ढंग का लिखा है, तो आपको 88 या 90 से भी कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? एक गैस कम ऑन। सर डायग्राम्स ड्रॉ करना और चार्ट्स और रफ स्केच ड्रॉ करने को वेटेज मिलता है कभी भी? आई हैव सीन लॉट ऑफ पेपर्स which have people have demanded from ICAI. I have been saying कि whenever you draw diagrams, charts, you are getting what more preference, more weightage than others. तो इसीलिए आपने ये तो करना है। और आईटीएसएम के सब्जेक्ट में बहुत है, और एसएम में तो कितना है। चलो तुम अगर वरना एक्सपीरियंस कर पूछो तो क्या लगता है एक्सपीरियंस कर? देखो ओके, एक्सपीरियंस कर, इतना ड्रॉ कर नहीं सकते आप। और उसका देखो मजा कितना था, ये हो गया ऐसा पॉइंट देगा, डायग्राम, नीचे एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। सर ऐसा का मतलब हम तुम फेंक रहे नहीं, ये हम एक्सप्लेनेशन, हमारा जो माल बेचने का तरीका ही अलग है। दूसरे लोग भी पेपर लिखेंगे, हम भी लिखेंगे, पर हमको 4 में से 4 मिलेंगे, वो डोगले को 4 में से 2 मिलेंगे। हालांकि नॉलेज दोनों का सेम ही है। आप सोचिए पूरे भारत भर में लोग मुझसे पढ़ते हैं, एक को 17 मिलते और एक को 88 मिलते। 17 वाला भी बच्चा मिला था। मैं रोहतक में गया था, बोले सर 17 मिले। बोले किससे क्लास किया? बोले तुमसे। मैं हिसार में गया, वो कितने मत? बोले सर 88। मैंने किससे? बोले तुमसे। और लेक्चर दोनों के वर्चुअल सेम, ज्ञान की गंगा दोनों के लिए भी सेम थी। पर किस ढंग से आप उस चीज को पेपर में प्रेजेंट करते हो। मेरी क्लास लगा इसका मतलब नहीं आप
ठोक दूंगे, ऐसा नहीं। आपका भी कोई कर्तव्य है, आपका भी फर्ज है पेपर कैसे लिखना है। एक दो बार आपकी तैयारी होना चाहिए कि पेपर लिखना कैसे है। बराबर है क्या ना भाई? बोलो बोलो, सारी चीज समझ में आ रही है? और आपने पैराग्राफ बनाने का नहीं है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड पेपर दिखा दूंगा, वैसे आपको करना है, राइट? चलो आइए, ये सारी चीजों को मुझे बोलना बहुत जरूरी था। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पेज पर, आखिरी पेज है इस चैप्टर का। बताइए बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बोल रहे नहीं आप? Hey guys, come on, what is the meaning of artificial intelligence? Whenever computer behaves like human being is called as what? Artificial. जैसे आजकल मेरे मोबाइल में सीरी काम करता है, देखो सीरी। अगर मैं सीरी को कुछ बोलता हे सीरी, तो वो सीरी कुछ भी बोलेंगे। अब सीरी बोला, सीरी ओपन सावन ऐप, तो सावन ऐप खुल जाता है। अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो कुछ भी करता है। सीरी कॉल दिस वन, वो कॉल करता है। इसका मतलब क्या? इसके अंदर आर्टिफिशियल, दैट्स ऑल। अगर कोई भी, जैसे गेम ऑफ चेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे आज की गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती है, वो भी आर्टिफिशियल। तो व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव्स लाइक, बोलो जल्दी से। पर क्या आपको लगता है इतने सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भी इंसानों की बराबरी कर पाया है? कुछ जगह पे उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, जैसे गेम ऑफ चेस में, पर हर जगह पर नहीं। आज भी इंसान ही कंप्यूटर को भारी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपर्ट सिस्टम बोल सकते हैं आप? एग्जाम्पल, गेम ऑफ चेस, बोलो ना जल्दी से। गेम ऑफ चेस आप बोल रहे नहीं, मैं अकेले के लिए पढ़ रहा हूं। गेम ऑफ चेस है, ऑटो पायलट है, ऑटो कार है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, या फिर हम एग्जाम्पल लेंगे लैब वाला। आज हाँ डोनर की बात करें दोस्तों, हाँ ललित डोनर। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा किस बारे में? अगर मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ डेटा सबमिट किया, पहले कौन चेक करता था? असेसिंग ऑफिसर। अब कौन चेक करता है? आज असेसिंग ऑफिसर नहीं, मेरा डेटा वो सॉफ्टवेयर चेक करता है। वो सॉफ्टवेयर खुद बोलता है कि मुझे स्क्रूटिनी लगना चाहिए या नहीं। बताओ क्या हुआ इसमें? मतलब जो काम पहले कौन कर रहा था, मतलब इंसान कर रहा था, वो काम कौन करेगा? अरे बोल रहे नहीं आप? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक्सपर्ट सिस्टम वो काम करते हैं जो पहले ह्यूमन एक्सपर्ट कर रहे थे। बराबर है? मतलब ह्यूमन एक्सपर्ट ना होकर भी ह्यूमन एक्सपर्ट जैसा काम करना, उसको कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। पहले जमाने में डॉक्टर खुद ब्लड टेस्ट करते थे, इस आदमी को डेंगू हुआ है क्या नहीं हुआ। आज आदमी नर्स के पास जाकर अपना खून देता है, और नर्स 2 बूंद के हिसाब से चेक करती कि इस आदमी को डेंगू हुआ है कि नहीं। बताओ वो नर्स क्या डॉक्टर बन गई? नहीं, वो तो एक बीकॉम पास वाली आंटी है। पर मुझे बताइए इतना ज्ञान उस आंटी के पास आया कैसा? वो ज्ञान उसकी, वो अकेली इतना होशियार, वो होशियार नहीं, वो कल भी उतनी ही वैसे ही थी, आज भी वैसे ही है। वो होशियार कब थी? वो 2 बूंद को लेकर कहां डालती है? एक्सपर्ट सिस्टम में। एक्सपर्ट सिस्टम में पहले से लिखा होता है कि अगर ऐसा ऐसा इसके ब्लड में सिम्टम आया तो मतलब डेंगू है, ऐसा ऐसा नहीं आया मतलब डेंगू नहीं है। तो 2 बूंद जाते हैं, और वो बूंद क्या करता है? बोलो ना। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक करता है कि इस बूंद की जो कंटेंट है, बोलो ना आगे, वो नॉलेज बेस से मैच हो रहे होंगे तो समझ जाना डेंगू है, वरना नहीं है। अरे बोलो जल्दी से। और बताओ, मैं एक अगर बात करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर की, तो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न वाला डेटा कहां गया? बोलो जल्दी से। अरे बोल रहे नहीं आप? मैं कहां पे हूं? अगर मैं हूं और मैंने यूआई के पास अपना डेटा दिया, वो गया डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स में, और फिर क्या हुआ? अरे बोलो जल्दी से। डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स में गया, बाद में ये इन्फ्रेंस इंजन है। ये कौन है? नॉलेज बेस है। और ये नॉलेज किसने दिया? एक्सपर्ट ने। तो ये मैं हूं, मैंने अपना डेटा दिया यूआई मतलब स्क्रीन के द्वारा, मेरा डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स में गया, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न यहां पे आया। फिर इन्फ्रेंस इंजन मतलब जो ब्रेन है, उन्होंने चेक किया कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो डेटा है वो नॉलेज बेस मतलब जो एक्सपर्ट ने लिखा हो उसके हिसाब से मैच होता है कि नहीं होता है। और अगर मेरा आईटीआर इसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा होगा तो मुझे स्क्रूटिनी में बुलाया जाता है। तो बताओ इसमें से कौन से कंपोनेंट की मैं बात करूं जहां पे नॉलेज होता है, जहां पे ब्रेन होता है, आर्टिफिशियल, जहां पे इंसानों ने दिया डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, जिसके थ्रू हम लोग बात करते हैं। और जब आपको समझ नहीं आता आप किसका हेल्प लेते हो? एक्सप्रेशन। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, इस दुनिया में 3 टाइप के एक्सप्रेशन सिस्टम है। एग्जाम्पल बेस्ड, रूल बेस्ड, फ्रेम। एग्जाम्पल बेस्ड, रूल बेस्ड। बता विश्वनाथ आनंद जैसे लोगों ने, अगर अपन ने खुद ने एक ऐसा खेल खेला है, अगर वो एग्जैक्टली लिख के दे देना तो मैं उसको एग्जाम्पल बेस्ड कहूंगा। देखो भाई तीनों भी एक्सपर्ट सिस्टम में है, पर नॉलेज बेस्ड कैसा होगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वो एग्जाम्पल बेस्ड है, रूल बेस्ड है या फ्रेम बेस्ड है। पर विश्वनाथ बोलेगा अगर मैंने सारे गेम की जानकारी अगर आपको दे दी तो मेरा तो गेम डिस्क्लोज हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको व्हाट इफ बताऊंगा, ऐसा ऐसा हुआ तो ये खेलना, वैसा वैसा हुआ तो वो खेलना। दैट इज व्हाट रूल बेस्ड।
तीसरे बार में तो विश्वनाथ बोला कि साहब ये भी मैं बोलूंगा ना, इसमें भी मेरा लॉस हो सकता है। तो हमने एक चेस खेलने के सामान्य रूल डाल दिए, घोड़ा कितना चलता है, हाथी कितना चलता है, दैट इज ऑल फ्रेम बेस्ड। बोलेंगे एग्जाम्पल बेस्ड, रूल बेस्ड। अगला सवाल ये आपके सामने दोस्तों बताएंगे एक्सेस कंट्रोल फंक्शन में आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन। मैंने पासवर्ड दिया, मेरा पासवर्ड वेरीफाई हुआ, ऑथेंटिकेशन, अगर वो सही है तो मुझे एक्सेस मिला, दैट इज ऑथराइजेशन। और मैंने ऑथराइजेशन मिला, मैंने क्या क्या काम किया, क्या क्या यूज किया, उसका लॉग बनता है ताकि मैं बाद में झूठ ना बोल सकूं, दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी। बताओ बच्चों, इसमें दुनिया में दो टाइप के अप्रोच है, रूल बेस्ड। इन दोनों क्वेश्चन के नाम अच्छे से बड़ी, आंसर इजी है पर क्वेश्चन में ही दर्द है। दो अप्रोचेस है एक्सेस करने, रूल बेस्ड, रोल बेस्ड, रूल बेस्ड। एक ऐसा भी रिवीजन करना चार्ट से, जब परसों के दिन सवेरे होगी, उल्टा देखना, आंसर को देखना, क्वेश्चन याद कर लेना। मतलब रूल बेस्ड क्या था इसका, ऐसा। आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या था इसका, ऐसा। एसिड क्या था, ऐसा। मतलब उल्टा करने का, ताकि आपको क्वेश्चन फ्रेम ठीक हो जाना चाहिए। बताओ जो रूल मतलब क्या, फाइनेंस वाले को सिर्फ फाइनेंस का एक्सेस मिले, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का मिले, ये क्या है, रूल या रोल? रोल है ना, रोल। चाहे आप फाइनेंस हो, चाहे आप मार्केटिंग हो, आपको ऑफिस के अंदर फेसबुक का एक्सेस किसी के बाप को नहीं मिलेगा। रूल है, रूल। किसी के बाप को, मतलब किसी को भी नहीं, रोल का काम ही नहीं, तुम कोई भी हो, फिर रूल विल रिमेन सेम फॉर एवरीबॉडी। पर रोल मतलब क्या, हर आदमी को देख के, जैसे फाइनेंस वालों को फाइनेंस मिलेगा, मार्केटिंग वालों को मार्केट, दैट इज व्हाट रोल है, रूल। अगला सवाल यार बताओ ये बच्चों, इसका लीस्ट प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, एक्सेस कम दे या ज्यादा दे? अरे कम से कम, सिंपल है ना, अगर आपको सब जितना कम दिखा सकते हो उतना कम दिखाओ। ज्यादा दिखाने से लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। मैंने आपको टैली दिया तो आपको रीड का राइट से काम हो रहा था, मैंने आपको रीड देना चाहिए, राइट नहीं देना चाहिए और चेंज नहीं देना चाहिए, वरना आप फ्रॉड भी कर सकते हो। लीस्ट मतलब क्या, कम से कम। जब भी किसी को देना है बोलो ना, कम से कम दिखाओ। नेक्स्ट पॉइंट ये आपके सामने दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में ऑथराइजेशन, बैचिंग, क्लियरिंग। बताओ, मैंने आईडी पासवर्ड, मैंने पुणे सेंटर का एग्जांपल लिया था, हम लोग सब लोग गए वहां पे, अपना कार्ड स्वाइप किया, उसने पासवर्ड पूछा, ये क्या है, ऑथराइजेशन है। फिर हम सबकी जो चिट्ठियां जमा हुई वहां पे, वो चिट्ठियां को जमा करके उन्होंने अपने बैंक को, दैट इज व्हाट बैचिंग। फिर बताओ, अभी तक पुणे सेंटर को क्या मिला है, सिर्फ पैसे मिले हैं? नहीं, चिट्ठियां मिली, पैसे अभी तक मिले नहीं। इसलिए पुणे सेंट्रल ने अपनी होम बैंक एचडीएफसी को दिया, एचडीएफसी ने क्लियरिंग हाउस को दिया, क्लियरिंग हाउस ने अपना इंटरचेंज फीस निकालते हुए वापस पैसा एचडीएफसी को दिया, दैट इज व्हाट क्लियरिंग। और एचडीएफसी में जो पैसा है, अब एचडीएफसी ने वो पैसा पुणे सेंट्रल के नाम पे जमा करवा दिया, दैट इज व्हाट फंडिंग। बोलेंगे ऑथराइजेशन, बैचिंग, क्लियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक चेक और फिजिकल चेक में फास्ट कौन होता है, सिक्योर कौन होता है? कहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगती है, कहां पे डेटा का, मतलब देखो, अगर मान लो बेयरर चेक होगा तो वो इनकैश हो सकता है अगर वो फिजिकल फॉर्म में, पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चेक में हो सकता है क्या? बिकॉज वो सिक्योर फॉर्म में जाता है। बताओ, अगर मान लीजिए यहां से अगर मुझे अमेजॉन से कुछ बाय करना और मुझे चेक देना, तो फिजिकल चेक अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक अच्छा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लिक पे चला जाएगा। अगला सवाल ये आपके सामने, दुनिया में 3 टाइप के स्मार्ट कार्ड है, कॉन्टैक्टलेस, जहां पे यू आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द कार्ड इनटू द मशीन, नॉट रिक्वायर्ड टू इंसर्ट। अगला सवाल, कॉम्बी तो दोनों भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक पर्स का एग्जांपल है पेटीएम, इट इज प्रीपेड और पोस्टपेड। पेटीएम में तो पैसा प्रीपेड ही होता है। कि डोंट यू थिंक इट इज अनदर वे ऑफ मेकिंग पेमेंट और इंटरनेट? आजकल लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पेटीएम से पैसे चुकाते। आजकल लोग पेटीएम से रिचार्ज भी करते हैं, पेटीएम से मूवी टिकट खरीदते हैं। तो इट इज अनदर वे ऑफ मेकिंग पेमेंट ओवर इंटरनेट। अगला सवाल ये आपके सामने, टिपिकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो पहले ऑफरिंग होता है, एडवर्टाइजिंग। देख के कुछ मतलब वो गलत दिखाओ, आप याद करो, ऑफरिंग या एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग, ऑफरिंग, सेलिंग, बिलिंग, पेइंग, डिलीवरी, रिजॉल्विंग। पहली बात तो क्या होता है, मुझे एडवर्टाइज करता है कि भैया प्रोडक्ट ले लो, पर कभी कभी आप लिखता है कमिंग सून, मतलब एडवर्टाइज जरूर है पर ऑफरिंग नहीं। तो पहले एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर उसके बाद में ऑफरिंग होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आई एग्री करके ओके ओके, तो फिर उसको बोलेंगे सेलिंग हुआ, मतलब आई एग्री मतलब सेल हुआ। फिर सेल होने के बाद में जब मैं ओके करता हूं तो पहले पे करता हूं, पहले बिल दिखता है, बिल दिखता है, फिर मैं पे करूंगा, पे करूं तो मेरे घर पे आएगा, डिलीवरी होगा, और फिर बाद में खराब आया तो मैं रिजॉल्विंग भी कर सकता। बोलेंगे एक बार वापस से, लास्ट क्वेश्चन, हाँ कम ऑन एवरीबॉडी।
एडवर्टाइजिंग, ऑफरिंग, बिलिंग, पेइंग, पेइंग के बाद में डिलीवरी, रिजॉल्व, खत्म। दिस चैप्टर जोर गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू देयर एवरीबॉडी, कम ऑन। अब मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को 2 मिनट में एक बार रिवाइज करता हूं, फिर इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3। आर यू देयर एवरीबॉडी, कम ऑन। बताओ, मेरा एक सवाल है आपसे, बताएंगे 4 टाइप के वो है, 3 टाइप के कार्ड बताओ। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्टलेस, इलेक्ट्रॉनिक पर्स, प्रीपेड होता है कि पोस्टपेड? इलेक्ट्रॉनिक चेक अच्छा है, फिजिकल चेक अच्छा है? बताएं, क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करने के 4 स्टेप्स। ऑथराइजेशन, बैचिंग, क्लियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो जब कंप्यूटर इंसान हो जैसा। एग्जाम्पल, एक्सपर्ट सिस्टम के भी एग्जाम्पल वो सारे जो आर्टिफिशियल के हैं, पर आप बताएंगे एक्सपर्ट सिस्टम का वो कौन सा कंपोनेंट जहां पे नॉलेज स्टोर होता है, जहां पे ब्रेन होता है, इन्फ्रेंस इंजन जहां पे हमें जिससे हम लोग बात करते हैं और जहां पे हमें अपने सवालों का जवाब मिलता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, दोस्त तो बताएंगे वो क्या है, बोलो ना, बोलो ना। इस दुनिया में 3 टाइप के एक्सपर्ट सिस्टम है, एग्जाम्पल बेस्ड, रूल बेस्ड। ईआरपी इज सॉफ्टवेयर, वन डिपार्टमेंट ऑल द डिपार्टमेंट। अगला सवाल है वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो टाइम पे डिलीवर करेगा, सीआरएम है, एससीएम? एससीएम के 4 कंपोनेंट, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सवाल, सीबीएस मतलब क्या सब बैंक का डेटाबेस एक होगा, अलग होगा? यहां से पैसे डालो दूसरे से निकाल सकते हैं। अगला सवाल, एआईएस के 6 कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, इंटरनल कंट्रोल। वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो कस्टमर से अच्छे संबंध बनाएगा? अगला सवाल ये रहा आपके सामने, दोस्तों बताइए, इट इज द सॉफ्टवेयर विच इज मेन फॉर टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, ऑल द डिपार्टमेंट, वन ब्रांच, ऑल द ब्रांचेस, ऑनलाइन या ऑफलाइन, समरी या डिटेल, दोनों भी हो सकते, इजी या डिफिकल्ट। डीएसएस किसका एक्सटेंशन है? जो काम एमआईएस नहीं कर सकता वो कौन कर सकता है? कौन अनस्ट्रक्चर सॉल्व करता है? कौन सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है? डीएसएस के 4 कंपोनेंट बताओ। मिस्टर पॉल कौन है? एक्सेल कौन है? एक्सेल मॉडल बेस है, मॉडल बेस। जो डेटा देता है वो कौन? डेटाबेस। और जिसके थ्रू बात होती है वो कौन? वो है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, दुनिया में 2 टाइप की नॉलेज है, एक्सप्लिसिट एंड टैसिट, जहां पे नॉलेज बयान कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एमएफ हुसैन का पेंटिंग है टैसिट, और जहां पे आईसीए का मॉड्यूल होगा। दोस्तों, टीपीएस और एमआईएस में कौन वाइज वाइज रिपोर्ट देता है? अगर मैं स्टूडेंट का वाइज वाइज रिपोर्ट देखता हूं तो, और स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो। ओएस मतलब कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जहां पे हमारी स्पीड कम होती है, बढ़ती है। एफर्ट्स, कॉस्ट। सीएफओ में बहुत सारे ओएस होते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली या फिर प्रिंटर, कैलकुलेटर, वो सब होते हैं, वो ओएएस होते हैं। अगला सवाल होता है एसिड टेस्ट का, ए फॉर व्हाट? ऑटोमेसिटी मतलब क्या होता है? एक तो पूरा होता है, सी फॉर व्हाट? कंसिस्टेंट। रूल सबके सेम होना चाहिए। आई फॉर व्हाट? मतलब एक तो नहीं, डेबिट और क्रेडिट साथ में होना चाहिए। डी से ड्यूरेबल मतलब कि अंडू नहीं करते आना चाहिए। अगला सवाल है आपके सामने, हीट क्या होता है? एच फॉर व्हाट? मतलब बहुत डेटा होना चाहिए, वो भी फास्ट। ई फॉर व्हाट? सबका फॉर्मेट एक जैसा। ए फॉर व्हाट? एक्सेस कंट्रोल मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। एंड व्हाट? टी फॉर व्हाट? ट्रस्टवर्दी मतलब कंप्लीटनेस भी होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए। बताएंगे दुनिया में 4 टाइप के सॉफ्टवेयर है, ऑपरेशनल लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, नॉलेज लेवल। ईआईएस क्या है बताओ? स्ट्रेटेजिक। टीपीएस ऑपरेशनल, एमआईएस मैनेजमेंट, केएमएस बताएंगे कोई भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, वो विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्फॉर्मेशन। और बताएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बताएंगे 6 कंपोनेंट्स ऑफ एएस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, इंटरनल कंट्रोल। 4 कंपोनेंट ऑफ एससीएम, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डीएसएस के 4 कंपोनेंट मिस्टर पॉल। मॉडल बेस क्या होता है? एक्सेल। और जो डेटा देता है वो कौन? जिसके थ्रू बात होती है, यूआई या प्लानिंग लैंग्वेज, जो भी होता है। एक्सपर्ट सिस्टम देखो 4 कंपोनेंट्स मैंने पूछा और आपको एक भी डाउट नहीं। अब मैं एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट पूछूंगा तो बोलेंगे क्या? जहां पे नॉलेज होता है, जहां पे ब्रेन होता है, इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम लोग बातचीत करते हैं, यूआई। जहां पे डेटा टेम्पररी स्टोर होता है और जहां पे आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। राइट बेबी? देखो आपको सब कुछ आ रहा है। आई एम सो हैप्पी।